नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम मौसमी के जो एनक्लेस के जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो पढ़ रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर 111 से और 120 तक आज हम पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों उनके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आज हम बात करेंगे पूरी क्लास के अंदर हम क्या क्या बात करेंगे, थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में आपको अच्छे से डिस्कस करवाऊंगा कि क्या होता है इसमें। इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे कि जो यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो लियोपोल्ड मैन्यूवियर हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करवाऊंगा। असेसमेंट ऑफ फीटल हार्ट रेट, मैटरनल वाइटल्स और अस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंसेज बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर। तो कई सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों वो आज की क्लास में है। एक जो क्लास नंबर 8 थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जिसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में ये वाली जो क्लास है दोस्तों ये भी सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जितने भी आपको जो टॉपिक इसमें दिख रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक जो हैं दोस्तों क्या है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बता दिया, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा ताकि उससे रिलेटेड भी कोई भी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो हम उसको अच्छे से सोल्व कर पाएँ। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, उन सब के बारे में दोस्तों हम आज क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे लास्ट जो क्लास थी दोस्तों उसमें मैंने आपको एक ड्रग के बारे में बताया था, ब्यूटोरफेनोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होती है, एक ओपियोइड एनाल्जेसिक होती है जो कि क्या कोज करती है दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती है। सेम वैसे ही एक ड्रग है हमारे सामने, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, बस उतना ही पढ़ना है। उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक क्लाइंट इन एक्टिव लेबर, एक क्लाइंट है दोस्तों एक्टिव लेबर के अंदर है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो एक्टिव लेबर है वो क्या होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। मैं एक बार जल्दी से आपको दोबारा से बताता हूँ थोड़ा सा कि कई सारे क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। जैसे WHO है दोस्तों वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग WHO के अकॉर्डिंग ये कहता है WHO कि जैसे 0 से लेकर और 5 सेंटीमीटर तक लेटेंट फेज होती है, और इसके बाद 6 से लेकर और 10 सेंटीमीटर तक कौन सी फेज होती है, आपकी जो एक्टिव फेज है वो होती है। इसके अलावा एक संस्था है ACOG, वो क्या कहती है, वो कहती है कि 0 से लेकर और 6 सेंटीमीटर तक कौन सी फेज होती है दोस्तों, लेटेंट फेज होती है। और इसके अलावा 7 से लेकर और 10 सेंटीमीटर तक वो कहती है कि कौन सी फेज होती है, एक्टिव फेज होती है। तो इसमें काफी अंतर मिल सकता है आपको, है ना, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। इसके अलावा दोस्तों आप पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हो तो पार्टोग्राफ क्या कहता है कि अप टू 4 सेंटीमीटर लेटेंट फेज होती है और 4 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा एक्टिव फेज होती है। इसके अलावा हम 3 स्टेज के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि अगर हम ये देखें, कई बार बुक में 3 फेज लिखी हुई आती हैं जो कि एनक्लेस में भी लिखी हुई है, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल फेज। अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखें तो हमें मिलेगा 0 to 3 सेंटीमीटर, 4 to 7 सेंटीमीटर और इसके अलावा 8 to 10 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं ये। अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि WHO के अकॉर्डिंग पूछे तो 0 to 5 सेंटीमीटर में एक्टिव होगी, लेटेंट होगी, और 6 to 10 में क्या रहेगी, एक्टिव फेज रहेगी। ACOG के अकॉर्डिंग पूछे तो 0 to 6 है और 7 to 10 है। पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग दोस्तों लेस देन 4 है और 4 और उससे ज्यादा एक्टिव फेज है। और अगर तीनों फेज के अकॉर्डिंग अगर क्लासीफाई करें तो 0 to 3, 4 to 7 और 8 to 10 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें यही दे रखा है कि जो हमारा जो क्लाइंट है दोस्तों वो कौन सी फेज के अंदर है, एक्टिव लेबर के अंदर है। आप ये मान सकते हो कि जो डायलेशन है पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो वो 4 सेंटीमीटर से तो क्या है, कम से कम ज्यादा है, इतना मानो आप अभी। बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल, ठीक है, क्लाइंट एक्टिव लेबर के अंदर है उस दौरान वो क्या हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। एंड आस्क के नर्स, और नर्स से पूछता है फॉर पेन मेडिकेशन, कि मुझे है ना पेन मेडिकेशन की जरूरत है, मैं इस लेबर के दर्द को सह नहीं पा रही हूँ
और मुझे आप क्या दो दोस्तों, पेन मेडिकेशन दो। तो उसको एक ड्रग दी गई है, नेलब्यूफाइन ड्रग दी गई है दोस्तों उसको। ये ध्यान रखना कि इस ड्रग का नाम क्या है, बस इतना याद रख लो आप, तो ज्यादा नहीं तो, कि ड्रग का क्या नाम है, नेलब्यूफाइन नाम है, ये याद करने की जरूरत नहीं है इसका। इज प्रेस्क्राइब्ड, कि ये प्रेस्क्राइब की गई है। हाउ डज दिस मेडिकेशन रिलीव पेन, कि जो ड्रग है दोस्तों ये कैसे रिलीव करती है पेन को, तो इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो ड्रग पड़ी थी ब्यूटोरफेनोल थी, वो भी सेम थी, सेम बिल्कुल एज इट इज ये ड्रग भी होती है दोस्तों, ओपोइड एनाल्जेसिक होती है ये, ओपोइड एनाल्जेसिक। ये ओपोइड एनाल्जेसिक क्या काम करती है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, ओपोइड रिसेप्टर्स, उन ओपोइड रिसेप्टर्स के साथ जुड़ के क्या करती है दोस्तों, ये काम करती है। ओपोइड जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जुड़ के क्या करती है दोस्तों, ये काम करती है। इसके अलावा ये जो ड्रग है दोस्तों, ये सिंथेटिक ओपोइड है, मतलब कि जो यूजुअल जो ओपोइड होती हैं वो क्या काम करती हैं दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ज्यादा करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करती, लेकिन इनकी जो अमाउंट है दोस्तों वो क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये मिक्स्ड होती हैं। ये जो दो ड्रग जो हमने पढ़ी हैं, ये दोनों ड्रग क्या होती हैं दोस्तों, मिक्स्ड होती हैं। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स के प्रति तो क्या रहेंगी, ये एगोनिस्ट रहेंगी, मतलब उनके लिए काम करेंगी, और कुछ के प्रति क्या रहेंगी, ये एगोनिस्ट रहेंगी। तो इनको मिक्स्ड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ओपोइड्स भी कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। एगोनिस्ट मतलब साथ काम करना, और एंटा का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। तो कई सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो कुछ रिसेप्टर्स के तो ये साथ मिलकर काम करेगी और कुछ के खिलाफ काम करती है। इसलिए ये जो ड्रग्स होती हैं दोस्तों, ये डिपेंडेंस भी कम करती हैं, कि मतलब कोई ले रहा है, लेते लेते मान लो उसको डिपेंडेंसी हो गई कि भाई मुझे तो बिना उसके काम ही नहीं चलेगा, वो भी काम करती हैं ये। इसके अलावा ये जो ड्रग होती है दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के जो चांसेस भी हैं, ये यूजुअल जो ओपिएट्स जो ड्रग्स हैं जैसे कि मॉर्फिन हो गई, इनकी तुलना में क्या करती हैं दोस्तों, ये कम काम करती हैं, मतलब कम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती हैं ये। तो ये इस ड्रग के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई ये पेन कैसे कम करती है, तो इसके ऑप्शन देख लो, बहुत सिंपल है, इतना है नहीं। देखो पहला प्रोड्यूस एमनेसिया, तो एमनेसिया बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करती। एंटीहिस्टामिन जो ड्रग होती हैं वो एमनेसिया क्या करती हैं दोस्तों, प्रोड्यूस करती हैं। लॉस ऑफ मेमोरीज इज नोन एज एमनेसिया। इसके अलावा एक्ट्स एज ए प्रीलिमिनरी एनेस्थेटिक, कि ये प्रीलिमिनरी एनेस्थेटिक जो ड्रग हैं उनकी तरह क्या करती है, काम करती हैं। इंड्यूस स्लीप, स्लीप इंड्यूस करती हैं, जब तक कि टाइम ऑफ बर्थ नहीं हो जाए तब तक क्या काम करती हैं दोस्तों, ये स्लीप करती हैं। जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाए तब तक क्या करेंगी, ये स्लीप कर देंगी, मतलब कि पेशेंट को सुला देती हैं। तो ये तीनों ही जो फंक्शन दे रखे हैं दोस्तों, ये एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के दे रखे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इनके बारे में बताया था, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर उस क्वेश्चन में भी दे रखे थे कि कौन कौन सी जो ड्रग्स है दोस्तों वो एंटीहिस्टामिन होती हैं। तो अब एक ऑप्शन बच गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि एक्ट्स ऑन ओपोइड रिसेप्टर्स टू रिड्यूस पेन। मैंने आपको यही बताया कि ये जो ड्रग होती है क्या होती है, ओपोइड एनाल्जेसिक होती है, जो कि किस पे काम करती है, ओपोइड रिसेप्टर्स। कहाँ के ओपोइड रिसेप्टर पे काम करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ओपोइड रिसेप्टर्स हैं उन पे काम करती हैं, और इसलिए इन्हें हम सिंथेटिक ओपोइड के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि सिंथेटिक हैं, क्योंकि इनके अंदर मिक्स्ड किया गया है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो प्रॉपर्टी है उसको। बस सिंपल सी बात है, एक लाइन याद रखनी है आपको कि क्या है, ये ओपोइड्स हैं और ओपोइड रिसेप्टर पे काम करती हैं। बस सिंपल सा, कुछ ज्यादा आपको याद है। और एक लाइन और याद रखना कि कुछ केसेस में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकती हैं, ज्यादा नहीं, तो कुछ में तो ये करती हैं। और इनका सबसे ज्यादा चीज क्या ध्यान रखना पड़ता है, ब्यूटोरफेनोल में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर उस ड्रग को दे दिया और न्यूबॉर्न अगर बच्चे का जन्म हो गया, क्योंकि उसका जो काम हो 3 से 4 घंटे का एक्शन है, तो बच्चे के अंदर भी हम क्या चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के जो चांसेस हैं क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे। तो चलो लिख लो इसको एक लाइन में। देखो नेलब्यूफाइन एक सिंथेटिक ओपोइड होती है, ओपोइड ड्रग है जो कि सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ओपोइड रिसेप्टर पर काम करती है, तथा दर्द को कम करती है,
कम करती है, तथा दर्द को कम करती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी फॉर। बिल्कुल सिंपल, एक लाइन याद रख लो कि किस कौन सी ड्रग की कैटेगरी है, ये याद रखना हमारे लिए क्या है दोस्तों, इसमें जरूरी होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है एट ए प्री नेटल विजिट। ठीक है, पहले भी आपको काफी बार बता रखा है कि प्री नेटल विजिट का मतलब क्या होता है। लेबर से पहले अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी फीमेल दिखाती है तो वो प्री नेटल विजिट कहलाता है। हु इज एट 36 वीक जेस्टेशन, तो उसकी जो प्रेगनेंसी है वो कितनी वीक की है, 36 वीक की प्रेगनेंसी है। स्टेट वो स्टेट मतलब ये कहती है कि दैट शी इज हैविंग अनकंफर्टेबल इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, कि उसको अनकंफर्टेबल है, इररेगुलर क्या हो रहे हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। व्हाट शुड द नर्स रिकमेंड, कि नर्स को क्या कहना चाहिए। वैसे मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान इररेगुलर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैसे होते हैं, उससे रिलेटेड ये थोड़ा सा बात करता हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि इररेगुलर होते हैं, इररेगुलर, इनफ्रीक्वेंट होते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल फ्रीक्वेंसी भी नहीं रहती कि कंटिन्यू चलते ही रहेंगे, तो ये इनफ्रीक्वेंट होते हैं। पेन लेस होते हैं, पेन नहीं करते लेकिन स्पाज्म करते हैं। पेन लेस होते हैं, स्पाज्मोडिक होते हैं, स्पाज्मोडिक होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड डोंट कोज डायलेशन ऑफ सर्विक्स। देखो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने का फायदा क्या है, क्यों होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फीमेल को लेबर के दौरान दर्द क्यों होता है, ताकि जो सर्विक्स है दोस्तों क्या हो, डायलेट हो, इसलिए उनको पेन होता है, या फिर बेबी को आगे पुश करने में क्या मिले, हेल्प मिले, इसलिए पेन होता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शन प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, मैं लेबर की बात नहीं कर रहा, मैं प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो इररेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं होते, क्योंकि जो लेबर के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। इनफ्रीक्वेंट होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली होते हैं, वो उनमें पेन भी होता है, स्पाज्मोडिक कैटेगरी नहीं होती उनकी, और वो क्या कोज करवाते हैं, डायलेशन ऑफ सर्विक्स करवाते हैं। बट प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो होते हैं दोस्तों वो डायलेशन ऑफ सर्विक्स नहीं करवाते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं, ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अब इनको रिलीव करवाने का बस एक ही तरीका है। ऐसे कहते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर ये ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जब होते हैं और उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो दर्द नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बार बार कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कुछ चीज तो हो ही रही है ना बॉडी के अंदर, तो ये अनकंफर्टेबल होते हैं। चाहो तो आप एक लाइन और जोड़ लो, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। अगर इनको रिलीव करवाना है तो सबसे अच्छा तरीका है, इसको अच्छे से स्टार लगा के लिखना ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे, एम्बुलेशन। उस पेशेंट को आप ये कहो कि आप थोड़ा सा क्या करो, मूव करो, आप मूवमेंट करो, तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़े से रिलीव हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इनका सबसे अच्छा तरीका इनको रिलीव करवाने का क्या होता है, एम्बुलेशन। अगर कोई भी पेशेंट है लेटा हुआ है, सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो उस दौरान ये ज्यादा होते हैं, और जब पेशेंट एम्बुलेट करता है तो उस दौरान इनकी जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए इनका सबसे अच्छा बेस्ट जो मैनेजमेंट है ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को कम करने का, वो क्या है दोस्तों, एम्बुलेशन है। क्या है वो, एम्बुलेशन है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन जो है वो इससे सोल्व हो जाएगा। पहला क्या कह रहा है, लाई डाउन अंटिल दे स्टॉप। देखो दोबारा समझ लो, क्या कह रही है, वो फीमेल है 36 वीक की प्रेगनेंसी में, और ये कह रही है कि मुझे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, इररेगुलर हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो इररेगुलर है वो, ठीक है, अनकंफर्टेबल है। व्हाट शुड द नर्स रिकमेंड, कि क्या रिकमेंड करना चाहिए। देखो स्पाज्मोडिक कोई भी चीज है तो अनकंफर्टेबल तो होगी ही होगी, वो चाहे वो पेन नहीं कर रही हो लेकिन स्पाज्म तो आ रहे हैं ना। अब इसमें पहला दे रखा है कि लाई डाउन अंटिल दे स्टॉप, कि आप लेटे रहो जब तक कि ये रुक नहीं जाते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, अगर आप एम्बुलेट करोगे तो ये क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन अगर आप रेस्टिंग की कंडीशन में रहोगे, रेस्ट की पोजीशन में रहोगे, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है दोस्तों थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कम नहीं होते हैं। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, टाइम द कॉन्ट्रैक्शन फॉर 30 मिनट्स, कि जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको आप 30 मिनट तक क्या करो दोस्तों, काउंट करो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, पहली बात तो जो फीमेल है वो 36 वीक प्रेगनेंसी में, कि मतलब कि वो लेबर में नहीं है। अगर वो लेबर में नहीं है तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं दोस्तों वैसे भी क्या है, इररेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो ये ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है। ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को काउंट करने का कोई भी फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि हम उन कॉन्ट्रैक्शन को काउंट करते हैं जो कि लेबर के दौरान होते हैं।
तो जो लेबर के दौरान हो ही नहीं रहे उन कॉन्ट्रैक्शन को काउंट करने का आपको कोई फायदा नहीं है, इसलिए इन कॉन्ट्रैक्शंस को मत काउंट करो। लेबर के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको काउंट करने के लिए जरूर आपको कहा जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टेक 2 एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एस्प्रिन इफ द डिस्कम्फर्ट परसिस्ट, कि आप क्या करो 2 एस्प्रिन ड्रग ले लो जो कि आपके अंदर क्या कोज करे, जो इफ आपका अगर डिस्कम्फर्ट लगातार बना रहता है तो आप दवाई ले लो, मेडिसिन ले लो। कौन सी ले लो दोस्तों, एस्प्रिन ले लो, वो भी कितनी ले लो, 2 ले लो, जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ ले लो, मतलब कि डोज जो है वो ज्यादा ले लो। दोस्तों मैंने आपको शायद पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो NSAID जो ड्रग है वो हम नहीं देते हैं। नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, वो ड्रग हम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो ड्रग होती हैं जो कि NSAID को इनहिबिट कर रही हैं, ये क्या कोज करवाती हैं, कई सारी चीजें कोज करवाती हैं। ये देखो एक चीज तो ये फीटस के अंदर अगर आपसे पूछे कि क्या करवाती हैं, तो ये फीटल हीमोलाइसिस करवाती हैं। क्या करवाती हैं, फीटल हीमोलाइसिस। फीटल हीमोलाइसिस करवाती है, जो बच्चे की जो आरबीसीज हैं उनका क्या होने लग जाता है दोस्तों, ब्रेक डाउन होने लग जाता है। इसके अलावा ये अर्ली क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस, अर्ली क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस एंड फोरामेन ओवल, ऐसे लिख लो। फोरामेन ओवल जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही बंद हो जाएगा, डक्टस आर्टीरियोसस भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो प्रेगनेंसी के दौरान तो कम से कम रहनी चाहिए ना, बच्चे के अंदर फीटल जो सर्कुलेशन है वो क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन ये ड्रग क्या करवाती है, उसको क्लोज करवा सकती हैं। इसलिए दोस्तों फीटल हीमोलाइसिस और ये सब होने के कारण हम क्या करते हैं दोस्तों, NSAID जो ड्रग्स होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। हम प्रेगनेंसी के दौरान इनको बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या कहा गया है, इन्होंने ये कहा NSAID जो पहली जो ड्रग खोजी गई थी दोस्तों वो एस्पिरिन ही खोजी गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो एस्पिरिन आपको लिखा हुआ है ना, पहली जो ड्रग खोजी गई थी NSAID कैटेगरी की वो कौन सी खोजी गई थी, एस्पिरिन ही खोजी गई थी। एस्पिरिन के अंदर जो साल्ट आता है वो एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड ही आता है। क्या आता है, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ड्रग ये एस्पिरिन की ड्रग या फिर बाकी की कोई भी NSAID जो ड्रग हो दोस्तों वो हमें प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन कोज करती है फीटस के अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, प्रेगनेंसी के दौरान हम वैसे भी क्या नहीं लेंगे दोस्तों, एस्पिरिन नहीं लेंगे। एसिटिल सैलिसाइक्लिक जो एसिड है वो हम नहीं लेते हैं। एस्पिरिन के लिए एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, एस्पिरिन एक ऐसी ड्रग है जिसको कभी भी नेवर शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टोमक, कभी भी खाली पेट इस ड्रग को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है दोस्तों कि क्या कोज करवा रही है, जो एस्पिरिन एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड है, ये एसिड है दोस्तों, तो एसिडिटी कोज करवाती है ये, इसलिए इसको हम कभी भी खाली पेट वैसे भी नहीं लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान तो हम लेते ही नहीं है। ठीक है, अब ये मत कहना सर आपने भी कहा खाली पेट नहीं लेते, वैसे ले सकते हैं क्या, मैं यूजुअल पर्सन के लिए बता रहा हूँ, एक नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल है या फिर कोई भी मेल है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। प्रेगनेंसी के दौरान तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो आपके सामने आपको दिख भी रहा होगा, जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो भी, वॉक अराउंड अंटिल दे सबसाइड, कि जब तक वो ठीक नहीं होते हैं तब तक आप क्या करते रहो, चलते रहो। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ब्रैक्सटोन हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको अगर आपको दूर करना है तो उनको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्बुलेशन करना पड़ेगा, मतलब चलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज इसका सबसे बेस्ट क्या होता है दोस्तों, ट्रीटमेंट होता है। वैसे कोई भी ड्रग लेने की इसमें क्या नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ब्लड सप्लाई को थोड़ा क्या करते हैं दोस्तों, ये इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए ये होते हैं। तो इनको वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप इनको बंद ही करो। लेकिन आपको ज़्यादा आप इससे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको अनकंफर्टेबल हो रहे हो आप, तो थोड़ा सा आप चल लो, ये क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं कुछ समय के लिए। बंद नहीं होंगे कि हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, एक बार बंद हो जाएंगे फिर थोड़ी देर बाद फिर होने लग जाएंगे। तो चलो इसके बारे में भी लिख लो। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान अनकंफर्टेबल BLE अनकंफर्टेबल, पेनलेस, कोई सीक्वेंस नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे नहीं कि पहले सर आपने इर्रेगुलर बताया था, इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पाज्मोडिक एंड डोंट कॉज सर्वाइकल डायलेशन एंड डोंट कॉज डायलेशन ऑफ सर्विक्स।
डायलेशन ऑफ सर्विक्स। अनकंफर्टेबल, पेनलेस, इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पाज्मोडिक एंड डोंट गो शैलो सर्विक्स वाले कॉन्ट्रैक्शंस को ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इनको ठीक करने का सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा मेथड एम्बुलेशन या ब्रैकेट में लिखना वॉकिंग होता है। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बस इनके बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफ़ी सारी नॉलेज आपको देगा ये क्वेश्चन। आपके सामने है कि हाउ डज द नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर एज ओपोज टू फॉल्स लेबर, कि भाई ट्रू लेबर जो है ना वो फॉल्स लेबर से कैसे अलग होता है। ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए दोस्तों, तो आपको ये लग सकता है कि आप फॉल्स लेबर के बारे में पूछ रहे हैं या ट्रू लेबर के बारे में, तो लेकिन ये पूछ रहा है कि आप ट्रू लेबर को फॉल्स लेबर से कैसे अलग करोगे। मतलब हमें जो प्रॉपर्टी बतानी है वो ट्रू लेबर की बतानी है इन चारों ऑप्शन में, न कि फॉल्स लेबर की। तो हमें ये जानना है दोस्तों कि ट्रू लेबर में और फॉल्स लेबर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। कैसे आप जानोगे कि भाई जो रियल जो लेबर है वो स्टार्ट हो चुका है, रियल जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं लेबर के वो स्टार्ट हो चुके हैं, अभी जो बेबी है वो आगे होने वाला है, लेबर की शुरुआत हो चुकी है। तो ट्रू लेबर को जानने का जो तरीका है दोस्तों वो आपको जानना है। तो आ जाओ यहाँ पे, हम जानते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स लेबर, कि ट्रू और फॉल्स लेबर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला दोस्तों यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ट्रू लेबर के अंदर ध्यान रखना हमेशा रेगुलर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? रेगुलर होते हैं, जबकि फॉल्स लेबर के अंदर क्या होते हैं, ये इररेगुलर होते हैं। ऐसे नहीं है, इसके अंदर कंटिन्यूअस होते रहेंगे। धीरे धीरे अगले सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा भी कि धीरे धीरे दोस्तों इनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, टाइम ड्यूरेशन क्या होता रहेगा दोस्तों, कम होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी आएंगे ना, तो जल्दी जल्दी आएंगे तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन जो है, जो इनकी इंटेंसिटी मतलब ज्यादा आएंगे। और टाइम ड्यूरेशन जो है दोस्तों, टाइम ड्यूरेशन मतलब पहले जैसे 20 मिनट में आ रहे तो अब कितने मिनट में आने लग जाएंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर आने लग जाते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन जो इनका गैप है दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, ट्रू लेबर के अंदर रेगुलर होते हैं और फॉल्स लेबर के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, ये इररेगुलर होते हैं। इसके अलावा कैसे जानोगे, प्रोग्रेशन ऑफ प्रोग्रेशन, ये ऐसे है, प्रोग्रेशन है, ये सर्विकल डायलेशन है, ये सो है और ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये आगे बढ़ते रहते हैं। कैसे, मैंने आपको भी बताया कि इनकी इंटेंसिटी भी क्या होती रहेगी दोस्तों, ज्यादा होगी, ज्यादा तेज दर्द करेंगे, ज्यादा पावरफुल आएंगे, पावर ज्यादा आएगी इनकी। ठीक है, कम समय के अंदर कम मतलब कि जल्दी जल्दी आने लग जाएंगे, तो इनका जो ड्यूरेशन है दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए इनको बोलेंगे हम ये प्रोग्रेसिव होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, प्रोग्रेसिव होते हैं, आगे आगे प्रोग्रेस करते हैं, ये कम से ज्यादा की तरफ होते रहते हैं। पहले ज्यादा देर में आते हैं, फिर कम देर के अंदर आने लग जाएंगे। पहले कम पावरफुल होते हैं, धीरे धीरे ज्यादा पावरफुल होते रहेंगे, प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव। फॉल्स लेबर पेन के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है, कब हो जाए कब नहीं हो, कितनी देर में आए, ठीक है, कैसे आए। तो ये चीजें क्या होती है दोस्तों, नॉन प्रोग्रेसिव कहलाती है। जबकि ये वाले जो होते हैं कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं ये। इसके बाद दोस्तों सर्वाइकल डायलेशन, इनके कारण सर्वाइकल डायलेशन होगा। ट्रू लेबर पेन के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन, जो ट्रू लेबर पेन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं दोस्तों, उसके कारण जो सर्विक्स है वो डायलेट होता है। सर्विक्स 0 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। तो 0 से स्टार्ट होता है और 10 तक क्या होता है, पहुंचता है। तो इसलिए इनका सर्विक्स का क्या होता है दोस्तों, डायलेशन होता है, जबकि इसमें सर्विक्स का जो डायलेशन है वो नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर सो है। सो का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो म्यूकस जो प्लग है, जो सर्वाइकल जो ग्लैंड है वो म्यूकस का क्या करती है, सीक्रेशन करती है। और वो जो म्यूकस है जब सर्विक्स क्या होता है, डायलेट होता है, तो उस दौरान सर्विक्स के डायलेशन और इफासमेंट के कारण, आगे बताऊंगा इफासमेंट क्या होता है, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों कि जो म्यूकस है वो बाहर आता है, जो कि ब्लड में मिक्स होकर बाहर आता है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम सो के नाम से जानते हैं। तो सो को अगर एक सिंपल सी लाइन में लिखो तो म्यूकस प्लस ब्लड क्या कहलाएगा, सो कहलाएगा। तो ये दोस्तों बनता है इसमें, जबकि इसमें डायलेशन ही नहीं हो रहा, तो इसके अंदर कभी भी सो नहीं बनता है, तो सो नहीं होगा।
यहाँ पे सो नहीं होगा। सो का मतलब क्या होता है, म्यूकस टिंग्ड विद ब्लड, म्यूकस का ब्लड के साथ मिक्स होकर बाहर आना क्या कहलाता है दोस्तों, सो कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सो बनता है, यहाँ पर सो नहीं बनता है। बैग ऑफ मेम्ब्रेन, बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या होगा, जैसे सर्विक्स क्या होगा दोस्तों, डायलेट होगा, सर्विक्स डायलेट होगा। जैसे मान लो ये यूट्रस है, तो जैसे बेबी पहले यहाँ पर ऐसे था, पहले ये क्लोज था, सर्वाइकल ऐसे मान लो कि सर्वाइकल डायलेशन 0 सेंटीमीटर था, एग्जाम्पल के लिए समझो, तो बेबी इस प्रकार ऊपर था। लेकिन जैसे ही सर्विक्स क्या हुआ दोस्तों, डायलेट हुआ, तो सर्विक्स के डायलेशन होने के कारण क्या होगा कि ये जो बैग है ना, ये नीचे की तरफ इस प्रकार से लटक जाता है। अब बेबी इसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, तो ये बैग नीचे आ गया, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ था ये भी कहाँ गया दोस्तों, नीचे आ गया। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, बैग ऑफ मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं, बैग ऑफ मेम्ब्रेन के नाम से हम इसे जानते हैं। ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन है। तो अगर सर्विक्स डायलेट ही नहीं हुआ, ट्रू लेबर पेन ही क्या करवाता है, सर्विक्स का डायलेशन करवाता है। अब ट्रू लेबर पेन के कारण ही सर्विक्स क्या हुआ है दोस्तों, डायलेट हुआ। सर्विक्स के डायलेशन के कारण ही क्या बनेगा, बैग ऑफ मेम्ब्रेन बनेगा। उधर फास्ट लेबर पेन के अंदर जब सर्विक्स से डायलेट नहीं हुआ, तो जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है वो नीचे की तरफ बल्ज क्यों होगा, क्यों नीचे की तरफ आएगा वो, ठीक है, इसलिए वहां पर बैग ऑफ मेम्ब्रेन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्विक्स क्या नहीं हुआ है दोस्तों, डायलेट नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान रखना कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और यहाँ पर बैग ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भी डिफरेंसेस हैं इसके, और पढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों साइट ऑफ पेन की बात करते हैं कि भाई ट्रू लेबर पेन के अंदर जो साइट ऑफ पेन जो है दोस्तों वो कहाँ होती है। तो साइट ऑफ पेन जो होती है दोस्तों, मेनली वो पेन एब्डोमेन में होता है, और ज्यादा से ज्यादा वो पेन एब्डोमेन से ग्रोइन तक आ सकता है, बस एब्डोमेन एंड ग्रोइन रीजन। ठीक है, एब्डोमेन और जो ग्रोइन जो रीजन है दोस्तों वहीं तक आएगा। जबकि ये वाला जो पेन है दोस्तों, ये एब्डोमेन में भी होगा, आपके थाई में भी जाएगा, इसके अलावा आपकी बैक है वहां भी पहुंचेगा। तो एब्डोमेन, थाई और बैक तक पेन कोज करता है। जबकि ट्रू लेबर पेन जो होता है वो कहां तक लिमिटेड होता है, एब्डोमेन एंड ग्रोइन तक ही क्या होता है दोस्तों, लिमिटेड होता है। इसके बाद है कि क्या एनीमा और सीडेशन देने के कारण ये जो पेन है दोस्तों सही हो जाएगा या नहीं होगा। एनीमा या सीडेटिव जो ड्रग्स हैं वो देने के कारण जो ट्रू लेबर पेन का जो पेन है वो सही होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ये जो ट्रू लेबर पेन है दोस्तों ये कभी भी ठीक नहीं होता है। जबकि ये जो पेन है, क्योंकि फॉल्स लेबर पेन है, वो क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक हो जाता है। तो ये आपको सारी चीजें क्या रखनी है, इसमें याद रखनी है कि ट्रू लेबर पेन में और फॉल्स लेबर पेन के अंदर क्या क्या होते हैं डिफरेंसेज। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप्स व्हेन द क्लाइंट वॉक्स अराउंड। तो ट्रू लेबर के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखो ट्रू लेबर के पेन के बारे में दोस्तों, फॉल्स लेबर पेन के जो कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं कि आप जब चलोगे तो क्या हो सकते हैं दोस्तों, रुक जाएंगे। लेकिन ट्रू लेबर पेन के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो रुकेंगे नहीं, चाहे आप वॉक करो, चाहे आप लेटे रहो, चाहे आप सो, कुछ भी करो आप, आपके जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो आगे आगे बढ़ेंगे और पेन भी आगे आगे बढ़ेगा। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है दोस्तों ये स्टॉप नहीं होंगे, चाहे आप चल लो या मत चलो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। हम ट्रू लेबर पेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि फॉल्स पढ़ने लग जाओ। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शंस प्रोग्रेस ओनली इन ए साइड लाइंग पोजीशन। इसमें कह रहा है कि जो प्रोग्रेशन जो कॉन्ट्रैक्शन का हो रहा है ना, अगर कोई भी जो मदर है वो किस में है, साइड लाइंग पोजीशन में है। अगर वो साइड लाइन पोजीशन में, लेटरल पोजीशन के अंदर है मान लो, तभी कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे दोस्तों, आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। क्या मैंने आपको ऐसा कभी बताया? और आप खुद समझो कि मदर, मैंने आपको अभी बोला है एक लाइन कि चाहे रेस्ट कर रही हो, चाहे चल रही हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, मतलब किसी भी पोजीशन में हो, कोई डिपेंड नहीं करता दोस्तों। जबकि इसमें लिख रखा है कि सिर्फ साइड लाइन पोजीशन में है, तो ये क्या है दोस्तों, गलत है। साइड लाइन पोजीशन नहीं, किसी भी पोजीशन के अंदर, कोई भी पोजीशन में होगी तो भी ट्रू लेबर पेन के कॉन्ट्रैक्शंस होंगे ही होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्शंस अकर इमीडिएटली आफ्टर द मेम्ब्रेन रैप्चर, कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो जब होने लग जाएंगे अगर मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी। तो कई बार ऐसे केसेस होते हैं दोस्तों कि मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है, लेकिन 24 से और 48 घंटे तक भी क्या नहीं आते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं। इसलिए ये कोई निश्चित नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेम्ब्रेन अगर रैप्चर हो गई तो जो कॉन्ट्रैक्शंस है दोस्तों वो आने लग जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो राइट आंसर वो आपकी आंखों के सामने है, जो आपको दिख रहा होगा। जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है आपका, कि सर्वाइकल जो डायलेशन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है। मैंने आपको पहले लिखा रखा है अच्छे से कि जो डायलेशन होगा कि दोस्तों आगे की तरफ बढ़ता जाएगा 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक। कॉन्ट्रैक्शंस भी कैसे होते हैं दोस्तों, प्रोग्रेसिव होते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस भी प्रोग्रेसिव होंगे, डायलेशन भी क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा।
पहले कम है तो धीरे 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 डायलेशन क्या होता रहेगा दोस्तों, बढ़ता रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सर्वाइकल डायलेशन इज प्रोग्रेसिव। लिखो, अब इसके हिंदी में लिख लो। देखो, ट्रू लेबर पेन में सर्वाइकल डायलेशन प्रोग्रेसिव होता है, और बाकी के तो सारे मैंने आपको लिखा ही दिए, प्रोग्रेसिव होता है। ट्रू लेबर पेन में सर्वाइकल जो डायलेशन होता है दोस्तों वो कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है, बाकी के अंदर नॉन प्रोग्रेसिव होगा। बस एक लाइन लिख लो, बहुत है इतना, बाकी तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा ये, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए मुझे भी नहीं पता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114, व्हाई शुड ए नर्स टीच प्रेग्नेंट वुमन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग द स्पूट ऑफ एनर्जी बिफोर लेबर। ये तो बिल्कुल मतलब अलग सा क्वेश्चन है, कुछ इतना खास है भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर भी आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि भाई एक नर्स वो पढ़ा रही है, टीच कर रही है किसी को, प्रेग्नेंट वुमन को, उसको बता रही है कि आपको अभी एनर्जी को कंजर्व करना है, आपको उसको बचा के रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप एनर्जी को खराब करो, क्यों, जब आप लेबर के अंदर होगे और जब आपको मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तो उस दौरान आपको उस एनर्जी की क्या पड़ेगी दोस्तों, जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप अभी से थक गए तो दोस्तों आपको थकने के कारण आप क्या नहीं कर पाओगे, पुश नहीं कर पाओगे, आपको पेन जो होगा दोस्तों वो ज्यादा होगा, पेन की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। जो मेडिकेशन जो दे रहे हैं उनकी भी डोज जो है वो क्या करनी पड़ सकती है, बढ़ानी पड़ सकती है। बस इतना सा सिंपल याद रखो। अब आ जाओ इसको, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है एनर्जी हेल्प्स टू, मैं एनर्जी क्यों बचानी चाहिए, ये दे रखा है कि लेबर से पहले एनर्जी क्यों बचानी चाहिए। तो इसमें पहला दे रखा है कि एनर्जी हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोजेस्टेरोन लेवल। तो पहली बात तो ये गलत है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज नहीं होता, लेबर के जस्ट पास आके धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इज द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी तो जल्दी क्या होने वाली है, टर्मिनेट होने वाली है, तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एनर्जी जो है दोस्तों उसके कारण प्रोजेस्टेरोन के लेवल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है कि एनर्जी इज नीडेड टू पुश ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो ये इन्होंने सही करके गलत कर दिया, भाई ऐसा लिखा होता कि एनर्जी इज नीडेड टू पुश ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो ये ऑप्शन बहुत बेस्ट था, करेक्ट आंसर यही बन जाता हमारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लिखकर सारी गलती कर दी, क्योंकि पुशिंग जो होती है, मैटरनल बियरिंग डाउन जो एफर्ट्स होते हैं कि जो मदर अपने बच्चे को बाहर निकालती है, वो पुश जो होते हैं दोस्तों वो कौन से स्टेज में होते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होते हैं, न कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। इसलिए ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो है दोस्तों इसमें वो है फटीग विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कि अगर आप थक जाओगे तो आपकी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वो क्या होंगे दोस्तों, ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है, थकने के कारण क्या तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज होगा, या फिर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है दोस्तों फटीग के कारण क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए क्या लिखा है, इंक्रीज लिखा हुआ है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा हमारा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि फटीग में इन्फ्लुएंस द नीड फॉर पेन मेडिकेशन, कि जो फटीग है दोस्तों उसके कारण जो पेन मेडिकेशन की जो जरूरत है दोस्तों वो आपको बढ़ सकती है, क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। इसलिए आपको एनर्जी को स्पूट करना, कंजर्व करना, बचाना, सेव करना क्या है, जरूरी है। बस लिख लो। देखो लेबर से पहले, या देखो लेबर से पहले नर्स प्रेग्नेंट मदर को एनर्जी स्पूर्ट SPURT ब्रैकेट में लिख लो, सेव करने की सलाह देती है, क्योंकि अगर मदर लेबर के दौरान फटीग हो जाती है, मैं थकना भी लिख सकता था यहाँ पर, लेकिन फिर आप जब इसको पढ़ोगे तो ऑप्शन याद हो जाएगा,
लेबर के दौरान फटीग हो जाती है तो पेन मेडिकेशन की जरूरत ज्यादा होगी। तो पेन मेडिकेशन की जरूरत ज्यादा होगी। पेन मेडिकेशन की जरूरत क्या होगी दोस्तों? ज्यादा होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 115। एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द बर्थिंग सूट। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा भाई, आपका प्री नेटल अब खत्म कर दिया इन्होंने, बर्थिंग सूट पे जहां पर दोस्तों डिलीवरी होगी, लेबर रूम होगा, उसे हम किस नाम से जानेंगे? बर्थिंग सूट के नाम से जानेंगे। ध्यान रखना, बार बार आएगा ये। इन अर्ली एक्टिव लेबर, ठीक है, एक्टिव लेबर के अंदर है वो, अभी WHO के अकॉर्डिंग मान लेते हैं या फिर पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग मानो ज्यादा अच्छा रहेगा कि 4 सेंटीमीटर से ज्यादा डायलेशन है। ठीक है, WHO 5 मानता है और पार्टोग्राफ 4, तो 4 सेंटीमीटर उससे ज्यादा डायलेशन एक्टिव लेबर में, तो लगभग 4 सेंटीमीटर से ज्यादा डायलेशन है ऐसे मान लो। विच नर्सिंग एक्शन टेक्स प्रायोरिटी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई एडमिशन प्रोसेस के दौरान इनमें से कौन सी नर्सिंग प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप इन सब में से कौन सी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे एडमिशन के दौरान? कि भाई आप फीटल हार्ट रेट को क्या करोगे? अस्कल्टेट करोगे, या फिर आप उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लोगे? डिटरमाइन व्हेन द लास्ट मील वाज ईटन, ये पूछोगे कि भाई उसने लास्ट खाना कब खाया था, या ये सर्टेन करोगे कि मेम्ब्रेन रैप्चर हुई है या नहीं हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायोरिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसे कहते हैं प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही प्रायोरिटी बेस्ड होता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है दोस्तों। तो प्रायोरिटी ये होती है कि जिस चीज को जितनी जल्दी रोका जा सके ना वो ज्यादा सही है, कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाने देना आपको। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी मदर अगर आ रही है आपके पास, तो आप सबसे पहले उसकी क्या देखते हो? फीटल हार्ट रेट देखते हो। क्या देखते हो उसकी दोस्तों? फीटल हार्ट रेट देखते हो। क्यों? क्योंकि बाकी का सारा जो मैनेजमेंट जो होगा कि आगे क्या मैनेजमेंट किया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें किस चीज की डिपेंड होंगी दोस्तों? कि जो फीटल जो है दोस्तों, फीटल जो है उसकी हार्ट रेट कैसी है। जैसे कि जो फीटस है दोस्तों, क्या तो मान लो उसकी जो हार्ट रेट है दोस्तों नॉर्मल है, तो आप भी बिल्कुल क्या हो जाओगे दोस्तों? रिलैक्स हो जाओगे। आपको कोई भी इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली जैसे लेबर करते हो उस प्रकार से करोगे, आपको इमरजेंसी कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों मान लो कि जो फीटल हार्ट रेट है वो एब नॉर्मल है, फीटल हार्ट रेट मान लो कि 1 सेकंड के लिए एब्सेंट है। फीटल हार्ट रेट क्या है दोस्तों? एब्सेंट है, या फिर उसके अंदर मान लो डेसिलिरेशन है, या फीटल हार्ट रेट कम है या फीटल हार्ट रेट ज्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्या होगा? आप एक तरफ के 1 मिनट के लिए सोचो कि अब इस समय अगर मान लो फीटल हार्ट रेट डेसिलेशन के अंदर है, कोई भी डेसिलेशन हो, चाहे अर्ली हो, चाहे लेट हो, चाहे वेरिएबल हो, आपको उसी समय किसकी जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप यहाँ पर लगे हुए हो, उधर तो फीटस को क्या है? इंटरवेंशन की जरूरत है। उसको ऐसे मान लो ट्रीटमेंट, मान लो आप एक बार समझने के लिए कि आपको फीटस का ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, कि उसको आपको बचाना है। ठीक है, लेकिन इधर आप किस में लगे हुए हो? ये पूछने में कि भाई तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। तो आपको जब बाद में पता लगेगा कि कुछ समय पहले जो फीटल है उसकी हार्ट रेट प्रेजेंट थी, तो कितना आपको बुरा लगेगा कि मैं इससे उस समय ये पूछ रही थी कि भाई तूने खाना खाया या नहीं खाया, या तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे जिंदा हैं, कितनी पार्टी है, कितनी तुम्हें ग्रेविडा है, ये पूछ रही हूं मैं। और यहाँ पर वो बच्चा जो है दोस्तों, वो बेचारा डेसिलिरेशन के अंदर गया हुआ है, और उसको अभी की अभी किसकी जरूरत है? इंटरवेंशन की या ट्रीटमेंट की क्या है दोस्तों? जरूरत है। इसलिए हम पहले उस चीज को फोकस करेंगे जिसमें सबसे पहले इंटरवेंशन की जरूरत हो। अब यहाँ पर अगर आप ये नहीं भी पूछोगे कि भाई खाना खाया नहीं खाया, लेकिन बच्चे का जरूरी है आपको इंटरवेंशन करना। अगर फीटल हार्ट रेट एब्सेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर डेसिलरेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अर्ली इंटरवेंशन करने पड़ेंगे। तो आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि आप हिस्ट्री लेने लग गए उसका, आप खाना खाया कि नहीं खाया, या फिर मेम्ब्रेन भी रैप्चर हुई है या नहीं हुई। इन दोनों में इंपॉर्टेंस दोगे तो पहला आपको फीटल हार्ट रेट को देना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये दोगे कि भाई मेम्ब्रेन रैप्चर हुई है या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इंटरवेंशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अगर जो फीटस है दोस्तों वो कॉम्प्रोमाइज है, अगर फीटस कॉम्प्रोमाइज है तो आपको अर्ली इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों? जो फीटल हार्ट रेट है उसको क्या करोगे दोस्तों? आप अस्कल्टेट कर देखोगे।
कि कहीं फीटस को अभी अभी आया है और आते ही उसको कोई ना कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं हो, और मैं लगी हुई हूँ यहाँ पे ये पूछने में कि खाना खाया या नहीं खाया। तो सबसे पहले जिसमें इंटरवेंशन की जरूरत है ना, वही चीज हम सबसे पहले करेंगे। तो फीटस की हार्ट रेट को हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, अस्कल्टेट करते हैं। अब कुछ चीजें एक बार मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा कि मदर का बीपी कितनी देर में जांच करनी चाहिए। तो मदर की जो बीपी की जो जांच है, मदर की पल्स की जो जांच है, मदर की बीपी हो चाहे पल्स हो, दोनों की जो जांच है दोस्तों वो 1 घंटे में करनी चाहिए, 1 आवर में करनी चाहिए। फिर पूछेगी टेम्परेचर कितनी देर में जांच करोगे दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 4 आवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के क्वेश्चन ध्यान रखना। दोनों यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि बीपी कितनी देर में जांच करोगे मदर का, और पल्स कितनी देर में जांच करोगे, 1 घंटे के अंदर जांच करोगे। इसके बाद में आता है दोस्तों कि जो फीटस है, मान लो एक तो फर्स्ट स्टेज में है, या फिर जो मदर है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, या फिर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है दोस्तों, क्वेश्चन ये आएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आप जो पल्स रेट है वो कितनी देर में जांच करोगे, कितनी देर में जांच करोगे। तो मतलब एक तो आते ही करोगे, उसके बाद दोबारा भी करनी पड़ेगी ना, तो कितनी देर में करोगे दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि 30 मिनट और 15 मिनट में हम जांच करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। कितनी देर में, 30 मिनट में और 15 मिनट में। 30 मिनट में किस में जांच करेंगे दोस्तों, जो ऐसी प्रेगनेंसी जो हाई रिस्क नहीं है, तो नॉन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। और 15 मिनट में किस में जांच करोगे, कि जो प्रेगनेंसी दोस्तों क्या है, हाई रिस्क है, जो प्रेगनेंसी क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है दोस्तों, उसमें आपको 15 मिनट के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, फीटल हार्ट रेट को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, असेस करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज के अंदर आपको दोस्तों 15 मिनट में आपको जांच करना पड़ेगा, किसके अंदर, नॉन हाई रिस्क में। और अगर हाई रिस्क है तो ये सिर्फ कितना बन जाएगा दोस्तों, आपका 5 मिनट ही हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 30 15 और 15 5, 30 15 और 15 5 आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो 15 मिनट में फर्स्ट स्टेज में करेंगे, और सेकंड स्टेज में 5 मिनट में करेंगे। और अगर नॉन हाई रिस्क प्रेगनेंसी है दोस्तों, अगर नॉन हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट स्टेज में हम 30 मिनट में करेंगे, और सेकंड स्टेज के अंदर हम कितने मिनट में करेंगे दोस्तों, सेकंड स्टेज में हम 15 मिनट में करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बन गए, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो हो ही गया, तो लिखो, जब कभी भी कोई भी मदर, जब कभी भी कोई भी मदर या प्रेग्नेंट लेडी लिख लो, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी एक्टिव लेबर में आती है, एक्टिव लेबर में आती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी फीटल हार्ट अस्कल्टेशन को देना चाहिए। पूरा लिख लेना, फीटल हार्ट अस्कल्टेशन को देना चाहिए, फीटल हार्ट अस्कल्टेशन को देना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये चीजें बाद में भी की जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आप क्या असेस करोगे, फीटल हार्ट रेट असेस करोगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ए प्राइमी ग्रेविडा इज एडमिटेड टू द बर्थिंग यूनिट। ठीक है, बार बार बताऊंगा नहीं, ध्यान रखना, आप लेबर रूम में है वो, इन अर्ली लेबर में है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ये पेल्विक एग्जामिनेशन रिवेल्स, उसका पेल्विक एग्जामिनेशन रिवेल किया गया, और ये पाया गया कि जो सर्विक्स है वो 100% क्या है दोस्तों, ये फास्ट हो गया है, और 3 सेंटीमीटर उसके अंदर क्या हो गया है दोस्तों, डायलेशन हो गया है। द फीटल हेड इज एट +1 स्टेशन। जो फीटल हेड है दोस्तों वो कौन से स्टेशन पे है, +1 स्टेशन पे है। तो आपको ये बताना है कि जो फीटस का जो ऑक्सीपुट है दोस्तों वो कहाँ पे है। तो एक चीज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फीटल स्टेशन भी पढ़ेंगे, ये भी लिख लो आगे, वहां पे सारे टॉपिक लिख लो। तो कितने टॉपिक हो गए इसमें, फीटल स्टेशन। चलो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, 100% इफास्ट हो गया, मतलब कि इफास्टमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इफास्टमेंट क्या होता है दोस्तों, सर्विक्स होता है। डायलेशन भी किसका होता है, सर्विक्स का होता है। इफास्टमेंट भी किसका होता है, सर्विक्स का होता है। सुनो, ये है यूट्रस, ऐसे मान लो दोस्तों ये यूट्रस है, और ये है सर्विक्स,
ये है किसके अंदर, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर। अब जैसे जैसे लेबर आता है ना दोस्तों, लेबर के दौरान क्या होता है कि जो जो यूट्रस जो है उसमें क्या होता है कि यूट्रस के लोअर सेगमेंट के जो फाइबर्स होते हैं वो सर्विक्स के फाइबर से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो एक्चुअली में ये मान सकते हो आप कि क्या होता है कि ये पूरा जो यूट्रस है ना दोस्तों, उसमें जो सर्विक्स जो है वो उसमें जाके ही क्या हो जाता है दोस्तों, मिल जाता है, जाकर क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इसे ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सर्वाइकल इफासमेंट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, सर्वाइकल इफासमेंट के नाम से जानते हैं कि सर्विक्स का यूट्रस के लोअर सेगमेंट से मिलना क्या कहलाता है, सर्वाइकल इफासमेंट कहलाता है। लेकिन इसको लिखते ऐसे नहीं कि भाई लोअर सेगमेंट से मिलना, क्योंकि थोड़ी सी आप स्टूडेंट हो मेडिकल के, तो मेडिकल की मेरी भाषा में आपको लिखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ समझाया है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये नीचे है। अगर इससे ऊपर मिल रहा है तो एक्चुअली में सर्विक्स कहाँ गया है दोस्तों, ऊपर की तरफ गया है। इसलिए सर्वाइकल इफासमेंट को हम टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स। इसे हम सर्विक्स का टेकिंग अप भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, सर्वाइकल इफासमेंट है टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स। देखो इसको, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। सर्वाइकल इफासमेंट का मतलब क्या है, इट इज द मर्जिंग ऑफ, अभी समझाऊंगा, इट इज द मर्जिंग ऑफ फाइबर ऑफ सर्विक्स टू द फाइबर, मतलब मसल फाइबर्स है ना, कहीं आप सोचो कौन से फाइबर आ गए, टू द मसल फाइबर्स ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, मसल फाइबर्स ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अब कोई भी चीज अगर दोस्तों ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब खींचेगी, वो ऐसे तो है नहीं कि वो सीधा उठ के चली गई, कोई आदमी तो है नहीं कि उठ के एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि वो ऐसे थी तो वो खींचेगी तब वो ऊपर की तरफ जाएगी। इसी कारण जो सर्विक्स जो होता है ना, सर्वाइकल इफासमेंट के कारण क्या हो जाता है दोस्तों, थिन हो जाता है, ध्यान रखना। तो कई बार हो सकता है कि ये भी लिखा जाए थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, इसमें थिनिंग ऑफ द सर्विक्स भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसको भी याद रखना। सर्विक्स बिल्कुल जैसे पेपर होता है आपका, कागज जो होता है ना, उसकी तरह क्या हो जाता है दोस्तों, पतला हो जाता है। क्यों, क्योंकि सर्विक्स खिंचता है, सर्विक्स खिंचकर ऊपर के फाइबर जो यूट्रस जो है दोस्तों, उसका लोअर यूटेराइन सेगमेंट उससे जाके मिल जाता है। इसलिए इसे हम टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, मतलब सर्विक्स को ऊपर की तरफ ले जाना, या फिर हम इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सर्वाइकल इफासमेंट। या सर्विक्स थिन भी हो जाता है तो थिनिंग ऑफ द सर्विक्स। सिंपल सी भाषा में क्या कहोगे कि मिल जाते हैं, मर्जिंग का मतलब मिल जाते हैं। कौन से फाइबर, मसल फाइबर ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स के मसल फाइबर किसके मसल फाइबर से मिल जाते हैं दोस्तों, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के मसल फाइबर से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, सर्वाइकल इफासमेंट के नाम से जानते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर पहली चीज क्या होती है, सर्वाइकल इफासमेंट पहले होगा या डायलेशन ऑफ सर्विक्स पहले होगा। तो ध्यान रखना, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर दोस्तों पहले इफासमेंट होता है। पहले क्या होता है, इफासमेंट। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, डायलेशन होता है। उसके बाद में क्या होता है, डायलेशन। पहले इफासमेंट होगा, फिर क्या होगा दोस्तों, डायलेशन होगा। जबकि मल्टीपैरा के अंदर क्या होगा, मल्टीपैरा के अंदर दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, सिमुलेटेनियसली होती है, एक साथ। क्वेश्चन आता है कि सो किसके कारण होता है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। जो मैंने आपको सो बताया था ना, कि जो म्यूकस जो होता है दोस्तों वो ब्लड के साथ मिल जाता है, लेकिन उसको बाहर लाने का जो काम होता है, देखो अब सर्विक्स क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो खींचेगा, तो खींचने के कारण छोटी छोटी वेसल्स जो होती है ना, उनका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। उनके ब्रेक डाउन होने के कारण उन वेसल से ब्लड आता है बाहर, और वो ब्लड वहां पर सर्विक्स में प्रेजेंट जो म्यूकस है दोस्तों उसके साथ क्या होता है, मिल जाता है और बाहर की तरफ आता है। तो उसे किस नाम जानते हैं, हम सो के नाम से जानते हैं। तो सो का होने का जो कारण है ना दोस्तों, वो भी क्या है, सो का होने का कारण भी इफासमेंट है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन बन सकता है कि सो किसके कारण होता है, तो सो इफासमेंट के कारण होता है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं, लेकिन कभी क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले कि लास्ट पार्ट ऑफ द सर्विक्स दैट इफास। सर्विक्स पूरा इफासमेंट हो रहा है दोस्तों, लेकिन सबसे लास्ट पार्ट कौन सा है जो जाके क्या होगा दोस्तों, इफास होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों एंटीरियर लिप, एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का जो एंटीरियर लिप है दोस्तों वो लास्ट पार्ट होता है। जैसे मान लो आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हो, इसमें ये सर्विक्स है,
तो ये वाला जो पार्ट होता है ना दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं, एंटीरियर लिप के नाम से जानते हैं। जो आगे की तरफ रहता है, मदर के आगे की तरफ रहता है वो एंटीरियर लिप है, जो पीछे की तरफ रहेगा वो पोस्टीरियर लिप कहलाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं, एंटीरियर लिप के नाम से जानते हैं। तो पहले तो ऊपर से ही तो मिलेंगे ना फाइबर, ऐसे तो है नहीं भाई नीचे के फाइबर मिलने लग जाएंगे। तो पहले ऊपर के फाइबर मिलेंगे, फिर बीच के मिलेंगे, फिर लास्ट के मिलेंगे। सॉरी। तो कौन सा ऐसा पार्ट होता है दोस्तों जो सबसे लास्ट में अंदर क्या होता है, फास्ट होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो, तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम एक टॉपिक ये हो गया हमारा इफासमेंट का, अब हम एक पढ़ेंगे क्या, स्टेशन। इसमें देखो पूरा इफासमेंट हो चुका है, लेकिन डायरेक्शन क्या हुआ है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर हुआ है। और वो है क्या, प्राइमरी ग्रेविडा। मैंने आपको बताया पहले ही कि प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है, पहले इफासमेंट होता है, पूरा इफासमेंट हो गया, उसके बाद डायलेशन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो, तो आप भूलोगे नहीं। इसके बाद दोस्तों क्या है कि फीटल जो हेड है वो कितने स्टेशन पे है, +1 स्टेशन के ऊपर है। फीटल का जो हेड है वो +1 स्टेशन पे है। अब स्टेशन को समझो, 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, इससे थोड़ा सा याद रख लेना। ये दोस्तों फीटल हेड है, फीटल हेड नीचे की तरफ आता है, ठीक है, पेल्विक कैविटी के अंदर आएगा, पेल्विक बोन के अंदर आएगा। तो जहां पर स्चियल स्पाइन है वहां पर जाकर इसका क्या होता है दोस्तों, इंगेजमेंट होता है। तो जहां पर स्चियल स्पाइन है वहां पर जाकर इसका क्या होगा, इंगेजमेंट होगा। ऐसे बनाओ इसको, बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सा, ये देखो ये स्चियल स्पाइन है, ये भी स्चियल स्पाइन है, मतलब स्चियल जो बोन है उसका स्पाइन, स्चियल जो बोन है उसका स्पाइन, और ये है आपका बेबी। तो जहां पर इंगेजमेंट होता है, या जहां पर दोस्तों स्चियल स्पाइन होता है, जहां पे इंगेजमेंट होता है, या मैं कहूं जहां पर स्चियल स्पाइन होता है दोस्तों, उस स्टेशन को हम बोला जाता है स्टेशन 0। उसे क्या बोला जाता है, स्टेशन 0 बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, स्टेशन 0, -0 नहीं है, 0 है। तो स्चियल स्पाइन के ऊपर फीटल हेड आके फिट होता है, और उसी जगह पे क्या होता है दोस्तों, इंगेजमेंट होता है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्टेशन 0 के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ये बन गया कि इंगेजमेंट अकर्स ऑन विच स्टेशन, कि इंगेजमेंट कौन से स्टेशन के ऊपर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो इंगेजमेंट है दोस्तों वो स्टेशन 0 पे होता है, स्टेशन 0 पे होता है। इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, ऊपर जाओगे तो माइनस आएगा, नीचे जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। मतलब आप आगे की तरफ जा रहे हो, और माइनस का तरफ मतलब आपको आगे आना है। तो अगर आप स्टेशन 0 से 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाते हो, 1 सेंटीमीटर मतलब फीटल हेड दोस्तों यहाँ है, यहाँ होने की जगह अगर फीटल हेड 1 सेंटीमीटर ऊपर होता, मतलब मान लो यहाँ होता, तो ये जो जगह होगी दोस्तों 1 सेंटीमीटर ऊपर है, तो ये -1 स्टेशन कहलाएगा। 1 सेंटीमीटर अगर ऊपर है किससे, स्चियल स्पाइन से, या 0 स्टेशन से 1 सेंटीमीटर अबोव है, तो ये स्टेशन क्या कहलाएगा, -1 कहलाएगा। अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर होगा तो -2 स्टेशन कहलाएगा। अगर 3 सेंटीमीटर ऊपर होगा तो -3 कहलाएगा। 4 सेंटीमीटर होगा तो -4 कहलाएगा। 5 सेंटीमीटर ऊपर होगा तो -5 कहलाएगा। तो जो स्टेशन जो है दोस्तों, आपको 0 वाला याद रखना है कि 0 वाला जो स्टेशन है वो स्चियल स्पाइन पे होता है। उसके बाद में आपको 1-1 सेंटीमीटर लेना है। ये -1 सेंटीमीटर है, ये -2 सेंटीमीटर है, ये -3 सेंटीमीटर है, ये -4 सेंटीमीटर है, और ये कितने ऊपर है दोस्तों, -5 सेंटीमीटर के ऊपर है। अब बेबी आगे आगे नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ माइनस की जगह आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस करना है। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्चियल स्पैन से नीचे की तरफ आता है तो ये फिर +1 स्टेशन हो जाएगा, यहाँ पे +2 स्टेशन हो जाएगा, यहाँ पे +3 स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, +1 +2 +3 इस प्रकार से स्टेशन होंगे। अब एक क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। अब आपसे ये तो कहीं भी पूछ सकता है कि भाई अगर मान लो +2 स्टेशन है तो कहाँ पे है, तो अब क्या कहोगे आप कि स्चियल स्पाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है, स्चियल स्पाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है। +3 बताए सॉरी, तो आप क्या कहोगे कि जो स्चियल स्पाइन है उससे 3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा आता है दोस्तों कि क्राउनिंग जो होती है ना वो कौन से स्टेशन पे होती है, क्राउनिंग जो होती है वो कौन से स्टेशन पे होती है, इसलिए मैंने आगे +4 +5 नहीं लिखा सॉरी। क्राउनिंग जो होती है दोस्तों वो आपकी +3 स्टेशन पे होती है।
अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में हमने इन्फास्मेंट के बारे में पढ़ा, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको स्टेशन के बारे में भी बता दिया। अब हम पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि फीटल जो हेड है दोस्तों वो +1 स्टेशन पे है। देखो इधर यहां है, फीटल जो स्टेशन है दोस्तों इस जगह पे है, +1 स्टेशन के ऊपर है, मतलब यहां पे है, इस जगह पे है। तो अब बताओ ये कहां है? स्टेल स्पैन से नीचे है, स्टेल स्पैन से ऊपर है, कितने सेंटीमीटर है? तो आप क्या कहोगे कि 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है। बस इसमें यही तो बताना है, कौन सी बड़ी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन में बस यही पूछा है इसने कि भाई इसका मतलब क्या होता है कि अगर +1 स्टेशन है तो। फालतू में इतनी पूरी रामायण लिखी है, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन क्या है कि फीटल हेड +1 स्टेशन पे है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो पहला दे रखा है कि नोट येट एंगेज्ड, कि अभी तक एंगेजमेंट नहीं हुआ है। कौन सी पोजीशन के ऊपर एंगेजमेंट नहीं होगा दोस्तों? -1 होती, ठीक है, -1 होती, -2 होती, -3 होती, -4 होता, -5 होता, तो हम मान लेते कि भाई एंगेजमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगेजमेंट हो गया। लेकिन यहां पर तो +1 है, एंगेजमेंट तो हो ही चुका, उससे नीचे भी बेबी आ चुका है। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। चलो ये क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। एंटरिंग द पेल्विक इनलेट, पेल्विक इनलेट तो क्या रहता है दोस्तों? ऊपर की तरफ रहता है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। विजिबल एट द वेजाइनल ओपनिंग, तो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर हो गया, तो लगभग ये कौन से पे है दोस्तों? +3 के ऊपर है। किस पे होगा दोस्तों? ये +3 के ऊपर होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें +1 स्टेशन है, तो इसमें राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा दैट विल बी बिलो द स्टियल स्पाइन। स्टियल स्पाइन से क्या है दोस्तों? ये नीचे की तरफ है, स्टियल स्पाइन से नीचे की तरफ है ये, ठीक है। तो ये ज्यादा राइट आंसर होगा इसका, यहाँ नहीं विजिबल एट द वेजाइनल ओपनिंग, इसमें तो यहाँ पर तो +3 तक चला गया। तो इन दोनों में से जो बेस्ट जो ऑप्शन हमारा होगा वो क्या होगा कि स्टियल स्पाइन के नीचे है, बिलो द स्टियल स्पाइन वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको भी लिख लो। लिखो लिखो, इसमें ऐसे लिखो कि 0 स्टेशन का मीनिंग, 0 स्टेशन का मीनिंग, 0 स्टेशन का मीनिंग फीटल हेड का स्टियल स्पाइन के लेवल पर होना है, स्टियल स्पाइन के लेवल पर होना है, लेवल पर होना है, तथा +1 स्टेशन का मीनिंग, तथा +1 स्टेशन का मीनिंग, +1 स्टेशन का मीनिंग स्टियल स्पाइन से, स्टियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ होना है, नीचे की तरफ होना है, नीचे की तरफ होना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलो द स्टियल स्पाइन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई चीजें बताएगा आपको ये। देखो, आफ्टर परफॉर्मिंग द लियोपोल्ड मैन्यूवर, इसके पेशेंट के अंदर क्या परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों? एक तो एक इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम, लियोपोल्ड मैन्यूवर परफॉर्म कर रहे हैं। लियोपोल्ड मैन्यूवर क्या कर रहे हैं दोस्तों? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स भी बोलते हैं इन्हें हम, और लियोपोल्ड मैन्यूवर के नाम से भी जानते हैं। किसमें? एक लेबरिंग क्लाइंट के अंदर देख रहे हैं, जो लेबर में है उसके अंदर। ए नर्स डिटरमाइन दैट द फीटस इज इन द राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। जो फीटस जो है दोस्तों वो कौन सी पोजीशन के अंदर है? राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर वो है। वेयर शुड द डोपलर टू बी प्लेस्ड टू असेस द फीटल हार्ट साउंड। ऐसे मान लो आप कि फीटल हार्ट साउंड को आपको असेस करना है, तो आप कहां पर उस डोपलर को रखोगे? ठीक है, डोपलर वो मशीन है जिसके द्वारा हम फीटल हार्ट साउंड को सुनेंगे, तो आप कहां पर डोपलर को रखोगे? तो 2-3 चीजें हैं, तीनों को समझाता हूं। पहली चीज तो क्या है दोस्तों कि लियोपोल्ड मैन्यूवर क्या होता है? लियोपोल्ड मैन्यूवर जो होते हैं दोस्तों, इसे हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स के नाम से भी जानते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन है, हम हमारे जो एग्जामिनर है वो एक या दोनों हाथों का यूज करके क्या करता है दोस्तों? एग्जामिन करता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन नाम जानते हैं कि भाई इसके अंदर हम देखेंगे फीटल लाई क्या है, फीटल का एटीट्यूड क्या है, ठीक है, इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? असेस कर सकते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? लियोपोल्ड मैन्यूवर के नाम से जान सकते हैं। आपको अगर लियोपोल्ड मैन्यूवर समझ में नहीं आ रहा तो इसमें एक वीडियो दे रखी है मैंने, अच्छे से लियोपोल्ड मैन्यूवर को आपको अच्छे से मैंने उसको समझा रखा है। अगर आपको ये पोजीशन समझ में नहीं आ रही है, भाई राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर कहाँ होती है, तो इसकी भी एक वीडियो है जिसमें फीटस इन यूट्रो दे रखा है।
फीटस इन यूट्रो या फीटस इन यूट्रस के नाम से एक वीडियो है दोस्तों, उस वीडियो को आप अच्छे से देखो, आपको सारी पोजीशन सब कुछ लाई मैंने सारा पढ़ा रखा है। उसमें लाई क्या है, एटीट्यूड क्या है, पोजीशन क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, सब चीजें मैंने उसमें अच्छे से आपको समझा रखी है, तो वहां पर आप जाके ये देख सकते हो। अभी के लिए समझो कि जो फीटस है दोस्तों किस में है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कहां पर रखना है इसको, ठीक है, वेयर शुड द डॉपलर को हमें कहां रखना है। तो पहले तो ये देखो कि लियोपोल्ड मैन्यूवर होती क्या है, फिर हम आगे देखते हैं। लियोपोल्ड मैन्यूवर को मैंने वैसे समझा रखा है, एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्या कर देता हूं, आपको समझा देता हूं। फेसिंग हैंड, कि भाई जो फेसिंग है ये है ना, फेसिंग हैंड अलग है, फेसिंग अलग। फेसिंग का मतलब कि कहाँ फेस करेगा, एग्जामिनर किसको फेस करेगा, मदर को करेगा, मदर के फेस को करेगा फेस से, या मदर के पैरों को करेगा। तो ध्यान रखना, पहली जो है दोस्तों उसे हम फंडल के नाम से जानते हैं, नाम ही लिख लो एक बार, फंडल ग्रिप। पहली जो ऑब्स्टेटिकल ग्रिप उसे हम फंडल ग्रिप के नाम से जानते हैं। सेकंड जो ऑब्स्टेटिकल ग्रिप है दोस्तों इसे हम लैटरल या अम्बिलिकल ग्रिप बोलते हैं, इसे हम लैटरल ग्रिप भी बोलते हैं या फिर इसे अम्बिलिकल ग्रिप भी बोलते हैं, अम्बिलिकल ग्रिप। ये इसे हम लियोपोल्ड मैन्यूवर बोलते हैं, लियोपोल्ड मैन्यूवर। कुछ लोग इसे पेल्विक ग्रिप सेकंड भी बोलते हैं, जो कि कोई काम का नहीं है, ठीक है, एग्जाम कभी नहीं आएगा ऐसा कि भाई पेल्विक ग्रिप सेकंड है, क्योंकि ये खुद पेल्विक ग्रिप ये है, इसे हम पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। ये पेल्विक ग्रिप है, ये लियोपोल्ड, अरे पाउली, हमने क्या लिख दिया, सॉरी, पाउली ग्रिप। ये क्या है दोस्तों, पाउली ग्रिप है, इसे हम किस नाम जानते हैं, पाउली ग्रिप के नाम से जानते हैं, और इसे हम पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं। तो चार हो गए। फंडल ग्रिप, पहली जो ग्रिप है उसे हम फंडल ग्रिप कहेंगे। सेकंड को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, लैटरल या अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से जानते हैं। थर्ड को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पाउली ग्रिप के नाम से जानते हैं। और फोर्थ को हम किस नाम जानते हैं, पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं। अब एक मदर है ना, वो ऐसे लेटी हुई है, तो आपको ये पता करना है कि जो मदर का जो आप एग्जामिनर है वो कहाँ किसको फेस करेगा। जैसे मालूम मदर ऐसे लेटी हुई है, मान लो ये मदर है, ये मदर का हेड है, ये मदर के क्या है दोस्तों, पैर है, ठीक है। तो एग्जामिनर भाई मदर के फेस की तरफ रहेगा या मदर के पैर की तरफ रहेगा, किस तरफ रहेगा, ये चीज कह रहा है वो। तो ध्यान रखना, शुरू के तीनों के अंदर दोस्तों एग्जामिनर जो है वो मदर के फेस को फेस करेगा। ये मदर के फेस की बात है यहाँ पर, फेस का मतलब, ठीक है, मदर का फेस इसको फेस करेगा, मदर के फेस को फेस करेगा। लेकिन लास्ट वाले के अंदर पेल्विक ग्रिप के अंदर मदर का जो फिट है उसे क्या करेगा दोस्तों, मदर के जो पैर हैं उनको क्या करेगा, फेस करेगा। अब वो उल्टा फेस करेगा, इस प्रकार से जो मदर ऐसे लेटी है, अगर मदर ऐसे लेटी हुई है, इधर मदर का फेस है, इधर पैर है, तो वो इस प्रकार से, इधर फेस है उधर पैर है, तो फिर वो पैर की तरफ फेस करेगा। किसकी तरफ फेस करेगा, पैर की तरफ फेस करेगा फोर्थ में। और बाकी तीनों के अंदर किसकी तरफ फेस करेगा दोस्तों, फेस की तरफ फेस करेगा। तो ध्यान रखना, शुरू के तीनों में फेस है, लास्ट में क्या है दोस्तों, फिट है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हैंड की, कि अगर हैंड जो है वो कितने हैंड यूज किए जाते हैं, तो सिंपल से याद रखना, 2 2 2, और यहाँ पर बीच में एक आएगा, इसमें लास्ट में आया था, इसमें बीच में आएगा, कभी नहीं भूलोगे। दोनों हाथों का यूज करेगा, यहाँ पे दोनों हाथों का यूज करेगा, यहाँ पे एक हाथ का यूज करेगा, और यहाँ पे कितने हाथ को यूज करेगा दोस्तों, दोनों हाथों का यूज करेगा। तो एग्जामिनर से ऐसे यूज करेगा ना हैंड का, तो आप उस प्रकार से उस वीडियो को देख लो, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकता, बस आपको रिवाइज करवा सकता हूँ। अब देखो दोस्तों, मान लो कि आपने पहली ग्रिप ली, कौन सी ली आपने, फंडल ग्रिप ली, और आपको ब्रॉड सॉफ्ट एंड इररेगुलर पार्ट मिला। एक पार्ट मिला जो कैसा है, ब्रॉड है, बड़ा सा है, इसके अलावा थोड़ा सॉफ्ट भी है, लेकिन वो इररेगुलर है। ब्रॉड सॉफ्ट और इररेगुलर पार्ट है, तो किस चीज को दिखाता है, तो वो दोस्तों किस चीज को दिखाएगा, ब्रॉड सॉफ्ट और इररेगुलर पार्ट है, वो ये दिखाएगा कि वो उस बच्चे के क्या है दोस्तों, बटक्स हैं, ब्रीच है, वो बच्चे के क्या है, बटक्स है, ये पोडल है, वो पोडेलिक है उसका। लेकिन प्रेजेंटेशन क्या होगा, तो सिंपल सा समझो कि फंडल ग्रिप के अंदर आप यहां पर असेस कर रहे हो, इस जगह पे क्या कर रहे हो, असेस कर रहे हो, और यहाँ पर आपको दोस्तों बच्चे के क्या दिखे, बटक्स दिखे। आपने ऐसे असेस किया, ब्रॉड दिखा, सॉफ्ट दिखा और इररेगुलर दिखा, ब्रॉड दिखा, सॉफ्ट दिखा और क्या दिखा दोस्तों, इररेगुलर दिखा। तो ये क्या दिखे दोस्तों, बटक्स दिखे। लेकिन क्वेश्चन यहीं से तो बनता है कि प्रेजेंटेशन क्या होगी, तो प्रेजेंटेशन तो दोस्तों हम यहां से देखेंगे। तो प्रेजेंटेशन जो होगी दोस्तों वो तो क्या होगी, वर्टेक्स होगी, या सिफेलिक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ सकता है। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, सिफेलिक होगी या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगी। क्यों, क्योंकि जो हम असेस कर रहे हैं वो बटक्स मिले हमें, मतलब कि जो उसका सर है वो कहाँ होगा, नीचे होगा। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर आपको ब्रॉड सॉफ्ट और इररेगुलर अगर पार्ट दिखाई देते हैं तो वो ब्रिज है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंटेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, सिफेलिक होगा। क्या होगा, सिफेलिक होगा। यहां पर देखो, अगर आपको दोस्तों स्मूथ, हार्ड और ग्लोबुलर पार्ट मिलता है,
अगर आपको दोस्तों, अगर आपने चेक किया और चेक करने पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये स्मूथ मिल गया, हार्ड मिल गया, इसके अलावा कैसा मिला, ग्लोब्यूलर, जो ग्लोब के जैसा गोल गोल मिला, मतलब वो फीटस का क्या है दोस्तों, हेड है। वो फीटस का क्या है दोस्तों, हेड है। तो प्रेजेंटेशन कौन सा होगा दोस्तों, अब आप बताओ। तो प्रेजेंटेशन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन हम कहां से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रीच हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कि अगर आप स्मूथ, दूसरा आपने साइड से चेक कर रहे हो, आप इधर से असेस कर रहे हो, तो अगर आप इधर से असेस कर रहे हो और वो स्मूथ और कर्व्ड है, तो वो किस चीज को शो करेगा दोस्तों, बैक को शो करेगा। किसको शो करेगा, कि वो उस बच्चे की क्या है दोस्तों, बैक है। और अगर छोटे छोटे नोब्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पार्ट दिखाई देते हैं, तो यहाँ इधर मान लो बैक दिख गई, तो आगे उसके बच्चे के क्या होंगे दोस्तों, हाथ होंगे या पैर होंगे। तो ये किस चीज को शो करेगा, बच्चे के लिम्स को शो करेगा। किस चीज को शो करेगा, बच्चे के लिम्स को शो करेगा। इसके बाद दोस्तों थर्ड जो ग्रिप है, पाउलिक जो ग्रिप है, उसमें अगर आपने ग्रास्प कर लिया, अगर आपने हेड को क्या कर लिया दोस्तों, ग्रास्प कर लिया, इसका मतलब क्या है कि नॉन इंगेजमेंट है, कि इंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है, इंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है। और अगर आप ग्रास्प नहीं कर पाए, क्योंकि हेड तो नीचे चला गया ना, हेड तो बोन के अंदर है, तो उसका मतलब आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, तो उसको नहीं पकड़ पाओगे। अगर आप उसको नहीं पकड़ पाए दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, इंगेजमेंट हो चुका है। इधर आप कन्वर्जेंस और डीकन्वर्जेंस देखो, दोनों फिंगरों को आप मिला रहे हो और अगर वो मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंस है। तो कन्वर्जेंस किसको शो करेगा, नॉन इंगेजमेंट को शो करेगा। और अगर दोनों फिंगर नहीं मिल पाती हैं और अगर वो अलग अलग जा रही है, तो मतलब हेड कहां चला गया, नीचे चला गया। अगर हेड दोस्तों अगर ऐसे मिलाएगा, अगर हेड वहां पर होगा तो मिल जाएगा, दोनों फिंगर मिल जाएंगे, लेकिन हेड नीचे चला गया तो दोनों फिंगर नहीं मिल पाएंगे। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, डाइवर्जेंस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब दोस्तों डाइवर्जेंस अगर होगा तो क्या दिखाएगा, इंगेजमेंट को दिखाएगा। अगर डाइवर्जेंस हो गया तो वो किस चीज को शो करता है, वो इंगेजमेंट को शो करता है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, बहुत अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कि भाई आपको फीटल हार्ट रेट को असेस करना है, फीटल हार्ट साउंड को असेस करना है, तो कैसे असेस करोगे। तीन चार चीजें बताऊंगा, बस उनको सुन लेना, बहुत काम की है वो। आपको असेस करनी है दोस्तों फीटल हार्ट साउंड। पहला क्वेश्चन बनता है कि फीटल जो हार्ट साउंड है उसको कहां से असेस किया जाता है। तो ध्यान रखना, फीटल हार्ट साउंड को हम कहां से असेस करते हैं दोस्तों, बैक से असेस करते हैं। कहां से असेस करते हैं, बैक से, पीछे की साइड से असेस किया जाता है, बैक की साइड से, लेफ्ट स्केपुलर जो रीजन है लगभग वहां से क्या किया जाता है, असेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें बैक की जगह हम चेस्ट से असेस करते हैं। मतलब कि ये तो किसके लिए है आपका, चाहे आपका दोस्तों वर्टेक्स हो या फिर आपका ब्रिज हो, दोनों में हम किससे करेंगे दोस्तों, बैक से करेंगे। वर्टेक्स हो या ब्रिज हो, दोनों में कहां से करेंगे हम दोस्तों, बैक से करेंगे। लेकिन अगर फेस प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन अगर क्या हुआ, फेस प्रेजेंटेशन हुआ, तो फिर बैक से नहीं करके हम कहां से करते हैं दोस्तों, चेस्ट से ही करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि कौन सी कंडीशन के अंदर हम फीटल हार्ट साउंड को असेस चेस्ट से करेंगे, तो किस में करेंगे दोस्तों, फेस प्रेजेंटेशन के अंदर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखना कि अगर प्रेजेंटेशन जो है दोस्तों आपका कौन सा है, वर्टेक्स है, तो आप कहां से असेस करोगे, तो आप बिलो द अम्बलाइकस से असेस करोगे। कहां से असेस करोगे, बिलो द अम्बलाइकस से क्या करोगे, असेस करोगे। और अगर प्रेजेंटेशन दोस्तों क्या है, ब्रीच है, आपको बैक मैं बच्चे की बैक की बता रहा हूं यहाँ पे आपको ना, हम जहां पर वो रखते हैं कोशिश करते हैं कि बच्चे की बैक के ऊपर रखा जाए डॉपलर को, ताकि हमें साउंड सुनाई दे। ऐसे नहीं कि मदर के बैक पे रख के फिर सुन रहे हो आप, मैं वहां पर बच्चे के लिए बताना चाह रहा हूँ। तो बच्चे के लिए हम यहाँ पर बैक पे रखेंगे, ठीक है। बच्चे की बैक पे कहां पे रखेंगे हम, भाई मदर के अंदर है वो, तो कहां रखते हैं हम, बिलो द अम्बलाइकस रीजन पे रखते हैं। कहां पे रखते हैं, बिलो द अम्बलाइकस। अब बिलो द अम्बलाइकस में कौन सी जगह पे रखेंगे, तो वो पोजीशन के अकॉर्डिंग होगा कि वो कौन सी पोजीशन में है, ठीक है। वो किसके अकॉर्डिंग होगा, पोजीशन के अकॉर्डिंग होगा। और अगर ब्रिज हुआ दोस्तों, तो फिर ये क्या तो अबोव द अम्बलाइकस या फिर मिड लाइन पे होगा, अबोव द अम्बलाइकस होगा, अबोव द अम्बलाइकस होगा, या फिर किस पे होगा दोस्तों, ये मिड लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। अम्बलाइकस की जो मिड लाइन है ना, यहां पर असेस करते हैं। अब देखो, अगर मान लो कि राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हुई या राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हुई दोस्तों, तो आप राइट साइड में असेस करोगे, राइट साइड में असेस करोगे। और कहां असेस करोगे, बिलो द अम्बलिकस, बिलो द अम्बलाइकस। और अगर लेफ्ट हुआ तो लेफ्ट
ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो चाहे लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो, तब आप कौन सी साइड करोगे, लेफ्ट साइड करोगे, लेफ्ट साइड, और वो भी बिलो द अम्बिलिकस से आएगा तो ये भी बिलो द अम्बिलिकस। बस इतने क्वेश्चन याद कर लो, आपको बहुत है, ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा और सारे क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड सोल्व हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, कौन सी पोजीशन दे रखी है आपको, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर दे रखी है। तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर अगर पोजीशन दे रखी है तो इसका मतलब कि प्रेजेंटेशन तो क्या है दोस्तों, आपका वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स से तो कहां से असेस करेंगे, बिलो द अम्बिलिकस से करेंगे। तो इस कौन से ऑप्शन के अंदर बिलो द अम्बिलिकस दे रखा है, तो इन दो के अंदर दे रखा है बिलो द अम्बिलिकस और बिलो द अम्बिलिकस, बाकी तो किसी में दे नहीं रखा। तो जिसमें अबोव दे रखा है उन दोनों को क्या कर देते हैं दोस्तों, हम कैंसिल कर देते हैं कि अबोव तो आएगा नहीं तो बिलो आएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, बिलो द अम्बिलिकस ऑन द राइट साइड, और दूसरा है दोस्तों बिलो द अम्बिलिकस नियर द लेफ्ट ग्रोइन। तो मैंने कहा था कि अगर राइट है तो राइट साइड में असेस करेंगे और अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड में असेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है तो बिलो द अम्बिलिकस हम कहां पर असेस करेंगे दोस्तों, राइट साइड के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, हम असेस करेंगे। बिलो द अम्बिलिकस राइट साइड के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, असेस करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी थर्ड। और अगर लेफ्ट साइड में करते तो कौन सा होता, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होता या लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होता, तब करते। अबोव द अम्बिलिकस किस में करते हैं, हम ब्रिज में करते। यहाँ भी अबोव द अम्बिलिकस ऑन द लेफ्ट साइड है, वो भी किस में करते हैं दोस्तों, ब्रिज में करते। तो ये दोनों ही ब्रिज के लिए हैं, ये दोनों ही ब्रिज के लिए हैं। और ये जो है दोस्तों लेफ्ट है तो ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या फिर लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के लिए है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। बस इतनी ही पोजीशन में याद कर लो, आपको सारे पोजीशन में याद करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने ये पोजीशन याद कर रखी है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नर्सिंग में तो अगर आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। चलो अब देखो, लिखो, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को तरीके से लिखो कि राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर एंड राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में बिलो द अम्बिलिकस, बिलो द अम्बिलिकस राइट साइड में तथा लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में बिलो द अम्बिलिकस लेफ्ट साइड में, बिलो द अम्बिलिकस लेफ्ट साइड में फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड लिखो, फीटल हार्ट साउंड अस्कल्टेट करते हैं, फीटल हार्ट साउंड अस्कल्टेट करते हैं। एक लाइन वो लिखो, इसमें लिखो ब्रीच प्रेजेंटेशन में ऑन मिड लाइन और अबोव द अम्बिलिकस और तो लिख देना, और अबोव द अम्बिलिकस फीटल हार्ट साउंड अस्कल्टेट करते हैं। बस बहुत है, बाकी की तो लाइन मैंने आपको बताई रखी है, वो भी याद रख लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने एक क्लाइंट इन द एक्टिव फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, एक क्लाइंट है दोस्तों फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है जिसमें सर्वाइकल डायलेशन होता है 0 to 10 सेंटीमीटर, बिगिंस टू ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है कि उसको सर्दी लगने लग गई, ठीक है, तो कपकपी आ जाती है ना शरीर में, वो ट्रेम्बल, बिकम्स वेरी टेंस, थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, एंड इज क्वाइट इरिटेबल, और क्या हो गया दोस्तों, इरिटेबल हो गया है। सी फ्रीक्वेंटली स्टेट्स, वो बार बार ये कहता है कि आई कैन नॉट स्टैंड दिस ए मिनट लॉन्गर, कि आई कैन नॉट स्टैंड दिस, मैं इसको नहीं सह सकती, ठीक है, खड़ा नहीं हो सकती, ये नहीं कह रहा है वो ये कह रहे हैं कि अब मैं इसको 1 मिनट भी नहीं सह सकती हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है, वॉट डज दिस बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है वो क्या इंडिकेट करता है, ये जो बिहेवियर है दोस्तों वो क्या इंडिकेट करता है। ये बिहेवियर जो है ना कि भाई उसको वो ट्रेम्बल हो रहा है, सर्दी लग रही है, ज्यादा इरिटेबल हो गया है, वो टेंस हो गया है, ठीक है, और जिस ऐसा लगे कि बस अब ये दर्द सहन नहीं हो सकता। तो दोस्तों सर्वाइकल डायलेशन आप मान लो कि 0 to 10 सेंटीमीटर हो रहा है, तो
तो कौन सी स्टेज ऐसी होगी जिसमें पेशेंट ये कहेगा कि भाई ये अब मेरा ये पेन है ना ये मैक्सिमम है, तो आप कहोगे सर जहां पर सर्वाइकल डायलेशन मैक्सिमम होगा उस जगह पर ही पेशेंट को ऐसे लगेगा। तो मैक्सिमम जो डायलेशन होगा वो कब होगा, ट्रांजिशनल फेज में। हमने 3 फेजों को भी मैंने बांटा है, आपको बताया है कि अगर 3 फेजों के अकॉर्डिंग बांटा जाए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को, तो हम कैसे बांटेंगे उसको, 0 to 3 लेटेंट, 4 to 7 एक्टिव और 8 to 10 ट्रांजिशनल। तो मैं कहूंगा कि जो ट्रांजिशनल जो फेज होगी दोस्तों उसके अंदर पूरा सर्विक्स क्या होगा, डायलेट होगा। तो उस दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो बहुत तेज आएंगे, तो उस दौरान पेन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और वो जल्दी जल्दी आएंगे, इंटेंसिटी क्या होगी उनकी ज्यादा होगी। तो इसके कारण दोस्तों उसको पेन भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ये सारी जो कंडीशन है कि पेशेंट टेंस में है, ठीक है, उसके जो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेबल हो गई है वो, और बार बार वो ये कह रही है कि मैं ये सह नहीं सकती, बस अब ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो जो पेशेंट है वो किस में चली गई है, ट्रांजिशनल फेज में चली गई है। लेबर की कौन सी फेज में चली गई है, ट्रांजिशनल फेज में चली गई है। क्यों, क्योंकि अब वहां पर जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो काफी क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत ही क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण पेन भी क्या है दोस्तों उसको बहुत ज्यादा हो रहा है। बस तो हमें ऑप्शन देखना है और क्वेश्चन को समझ में आएगा। तो देयर वाज नो प्रिपरेशन फॉर लेबर, ये इसलिए कह रही है ये फीमेल क्योंकि उसके कोई प्रिपरेशन नहीं थी लेबर की। तो दोस्तों इतना पेन हो, प्रिपरेशन से कोई रिलेटेड ही नहीं है ये, लेबर के लिए वो क्या प्रिपरेशन करेगी इस चीज के लिए, पेन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। शी शुड रिसीव एन एनाल्जेसिक फॉर पेन। तो दोस्तों पेन के लिए डायरेक्टली एनाल्जेसिक देना कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई भी फीमेल इस चीज को क्या कर सकती है, सह सकती है, हर फीमेल ही ये बात तो बोले ही कि भाई ये पेन मैं नहीं सह सकती हूँ। तो डायरेक्टली हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई उसको एनाल्जेसिक की जरूरत है या नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा, एससीपी डिसाइड करेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो इसको क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो डेवलप हो रहे हैं। इसमें से हमें एक भी सिम्टम ऐसा नहीं दिखा रहा जिसके कारण हम ये कह सके जो पेशेंट है दोस्तों वो किसमें चला गया, हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर चला गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी सी इज एंटरिंग द ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर। कि वो लेबर की कौन सी फेज में चली गई है दोस्तों, ट्रांजिशन फेज के अंदर चली गई है, जहां पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण पेन क्या हो रहा है, उसको ज्यादा हो रहा है। चलो लिख लो इसको। लिखो लेबर की ट्रांजिशनल फेज में, लेबर की ट्रांजिशनल फेज में पेशेंट या मदर लिख लो, पेशेंट थोड़ा सही नहीं है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और बच्चे को डिलीवर कर रही है, तो पेशेंट तो नहीं है ना। तो लिखो फेज में मदर ज़्यादा टेंस हो जाती है, ट्रिम्बल करना स्टार्ट करती है, ट्रिम्बल मतलब कपकपी, ट्रिम्बल करना स्टार्ट करती है। आप लिख सकते हो चाहे तो ब्रैकेट में कपकपी स्टार्ट करती है और कहती है कि वह दर्द को और नहीं सह सकती, और कहती है कि वह दर्द को और नहीं सह सकती, और कहती है कि वो दर्द को और नहीं सह सकती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताएगा, एक एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बताएगा। ए नर्स असेसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन बाय टाइमिंग देम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन। बहुत सिंपल है, देखो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये कि आप कॉन्ट्रैक्शन को कैसे असेस करोगे। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन को कैसे असेस किया जाता है दोस्तों, कि एक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ है, उसकी बिगिनिंग हुई है, उसके बाद में वो पूरा कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है ना वहां तक उस पूरे को हम क्या मानेंगे दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्शन मानेंगे। उसको हम क्या मानेंगे, एक कॉन्ट्रैक्शन मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में बस यही कह रहा है ये कि कॉन्ट्रैक्शन को एक नर्स असेस कर रही है कि भाई कैसे कितनी बार आ रहे हैं क्लाइंट की कॉन्ट्रैक्शन, तो उसकी जो टाइमिंग है वो बिगिनिंग ऑफ एक कॉन्ट्रैक्शन से कहां तक नापी जाएगी। तो एक कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होने से लेकर अगला जो कॉन्ट्रैक्शन है दोस्तों उसके स्टार्ट होने तक। ठीक है, देखो यहाँ पर अगला कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, यहाँ पर एक खुद स्टार्ट हुआ था,
यहाँ पर ये खत्म हो गया बिल्कुल, और यहाँ पर अगला कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, तो वहां तक जहां तक कि अगला कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है वहां तक क्या माना जाएगा दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्शन माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, असेस करेंगे। एक क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है, ये तो क्वेश्चन है ही, इसके बारे में तो क्या पढ़ना। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो एक नर्स है वो कौन सी जगह पे हाथ रख के फिंगर्स को स्प्रेड करके ये पता लगाती है कि कॉन्ट्रैक्शन की क्या इंटेंसिटी है, कितना टाइमिंग है, क्या आ रहा है, तो वो आएगा दोस्तों फंडस पे। ध्यान रखना कहाँ पे आएगा, फंडस पार्ट पे। फंडस पार्ट के ऊपर हाथ रखकर या फिंगर्स को स्प्रेड करके एक नर्स क्या करती है, असेस करती है। फिंगर्स को स्प्रेड करके एक नर्स क्या करती है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है, असेस करती है। अब कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला आता है दोस्तों कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं उनका पेस मेकर कौन होता है, मतलब कहां से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए माने जाते हैं। तो दोस्तों कोर्नुआ आएगा, इसका क्या आएगा, कोर्नुआ ऑफ द यूट्रस, कोर्नुआ ऑफ द यूट्रस, कोर्नुआ ऑफ द यूट्रस। जहां से फैलोपियन जो ट्यूब है वो निकल रही है ना, जैसे ये वाला पार्ट है, यहां से फैलोपियन ट्यूब निकल रही है, तो ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों जहां से फैलोपियन ट्यूब निकलती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, कोर्नुआ के नाम से जानते हैं। अगर कोर्नुआ में भी ये क्वेश्चन आ जाए, एंगल भी लिखा हुआ सकता है, कई बार कोर्नुआ नहीं आएगा तो एंगल ऑफ यूट्रस लिखा हुआ आएगा। कोर्नुआ में दोस्तों ये पूछ ले कि राइट या लेफ्ट, अगर ये भी ऑप्शन आए तो फिर आप राइट लिखाना, कि राइट से कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो जिस जगह से स्टार्ट हो रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पेस मेकर बोलेंगे। जैसे हार्ट के अंदर जो हार्ट रेट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हार्ट की जो बीट है जो कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, ऐसे नोड से होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा आपका पेस मेकर, कोर्नुआ ऑफ द यूट्रस आएगा, या एंगल ऑफ द यूट्रस भी लिखा जा सकता है। और राइट जो है दोस्तों वो इसका ज्यादा मोर प्रोमिनेंट राइट होता है। स्पीड जो रेट होती है, किस स्पीड से फैलता है दोस्तों, ये किस स्पीड से ये आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसे बोलेंगे स्पीड रेट। स्पीड नहीं बोल रहा मैं, स्पीड मतलब वो फैल रहा है, तो किस रेट से वो फैलेगा। तो दोस्तों आगे की तरफ ये बढ़ता है, मतलब कोर्नुआ से स्टार्ट हुआ तो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करते हैं दोस्तों, ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब 1 सेकंड में ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ब्लड फ्लो पे कॉन्ट्रैक्शन से क्या फर्क पड़ता है, ध्यान रखना। जब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में दोस्तों ब्लड कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उस समय ब्लड फ्लो क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके मतलब डायलेशन ऑफ सर्विस क्या होगा दोस्तों, डायलेशन ऑफ सर्विस इंक्रीज होगा, मतलब सर्विस का डायलेशन होगा। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सर्विस का क्या करवाते हैं दोस्तों, डायलेशन करवाते हैं। तो डिसेंट ऑफ फीटल हेड भी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा, कि बेबी जो है उन कॉन्ट्रैक्शन के कारण कहाँ आएगा दोस्तों, नीचे की तरफ आएगा, तो वो डिसेंट भी होगा। इसके बाद में दोस्तों एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, तो कम से कम, हम मिनिमम की बात कर रहा हूं यहाँ पे, हर चीज की ध्यान रखना। मिनिमम आपसे पूछे कि कितने कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए, तो कम से कम दोस्तों 3 कॉन्ट्रैक्शन आए, कितने मिनट के पीरियड में, 10 मिनट के पीरियड में, 10 मिनट के टाइम पीरियड में कम से कम 3 कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए, जो कि दोस्तों कम से कम कितनी देर के लिए रहें, 45 सेकंड के लिए रहें, जो कि कम से कम कितनी देर के लिए रहें, 45 सेकंड के लिए रहें। और जो प्रेशर है वो कम से कम जो प्रेशर है दोस्तों वो 65 से और 75 mm ऑफ Hg हो। कम से कम कितना प्रेशर हो दोस्तों, 65 से और 75 mm ऑफ Hg क्या रहना चाहिए, प्रेशर रहना चाहिए। तो ये तीनों चीजें याद रख लेना कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन 3 तो हो ही हो, कम से कम 45 सेकंड तक कम से कम रुके वो, जैसे स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद में वो खत्म जहां तक होता है दोस्तों कितने सेकंड के लिए रहे, वो पूरा 45 सेकंड के लिए रहे। और जो प्रेशर है दोस्तों वो 65 से और 75 mm ऑफ Hg क्या रहे, उसका प्रेशर रहे। इसके बाद एक टर्म आता है टैकीसिस्टोल। पहले हम हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन यूज करते थे, आजकल जो टैकीसिस्टोल है ना दोस्तों वो क्या करने लग गए, हम यूज करने लग गए हैं। तो अगर 5 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट के टाइम पीरियड में आ रहे हैं दोस्तों, 5 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन अगर 10 मिनट के टाइम पीरियड में आ रहे हैं, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, टैकीसिस्टोल के नाम से हम इसे जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, टैकीसिस्टोल के नाम से जानेंगे। एक है हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों, तो 2 या फिर 2 से कम कॉन्ट्रैक्शन अगर 10 मिनट के टाइम पीरियड में हो रहे हैं, 2 या 2 से कम कॉन्ट्रैक्शन अगर 10 मिनट के टाइम पीरियड में हो रहे हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो मैंने किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये सारा हमारा कॉन्ट्रैक्शन के बारे में था। अब इसके बाद में हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर जो हो जाएगा टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। बाकी के ऑप्शन बताने की आपको जरूरत ही नहीं है कि भाई ऐसे थोड़ी नापेंगे, एंटिल द यूट्रस स्टार्ट टू रिलैक्स, कि यूट्रस ने स्टार्ट कर दिया रिलैक्स होना,
या फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्शन का खत्म होने तक, तो ये तो 2 कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे। अगर सेकंड कॉन्ट्रैक्शन के एंड होने तक देखेंगे तो ये कितने कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे, 2 कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे। अंटिल द यूट्रस कंप्लीटली रिलैक्स, कि यूट्रस जब तक पूरा रिलैक्स नहीं हो जाए, तो वो भी क्या है, गलत है। तो हम कैसे नापते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होने से लेकर और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक वो एक कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 4th। अब इसको आप लिख लो, तो इसको लिखते हैं, लिखो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की टाइमिंग, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की टाइमिंग एक कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होने से लेकर एक कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होने से लेकर दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होने तक होती है। दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होने तक होती है। एक कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होने से लेकर दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होने तक होती है। जैसे वो स्टार्ट हो गया फिर वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4th हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज की क्लास का एक छोटा सा जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, 5 मिनट के टाइम पीरियड में हमें ये क्वेश्चन क्या करना है, डिस्कस करना है। ए नर्स ऑब्जर्व ए लेबरिंग क्लाइंट एमनियोटिक फ्लूइड। एक नर्स है दोस्तों, वो एक लेबरिंग क्लाइंट के एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर रही है दोस्तों, ऑब्जर्व कर रही है। एंड डिसाइड, और ये डिसाइड करती है कि दैट इज द एक्सपेक्टेड कलर, कि इसका एक्सपेक्टेड जो कलर है वो क्या होगा। पहली बात तो किस में है, लेबर में है, तो वो जो कलर है वो हम कब का देखेंगे, टर्म का देखेंगे कि टर्म के दौरान जो एमनियोटिक जो फ्लूइड है दोस्तों उसका क्या कलर होता है। बोथ डिस्क्रिप्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड सपोर्ट द कंक्लूजन, भाई कौन सा इसका क्या होता है दोस्तों, कलर होता है। कौन सा इसका क्या होता है, कलर होता है। चलो पूरा एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ाता हूं आपको जल्दी जल्दी। एमनियोटिक फ्लूइड को और किस नाम से जाना जाता है, लिक्वर एमिनी के नाम से जाना जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लिक्वर एमिनी, ठीक है, इसे हम लिक्वर एमिनी भी कहते हैं। इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, तो लगभग एल्कलाइन होता है स्लाइटली, तो 7.1 से लेकर 7.5 तक इसकी क्या होती है दोस्तों, पीएच होती है। ऑस्मोलरिटी क्या होती है इसकी, तो 250 मिली ओस्मोल पर लीटर होता है। ये 250 मिली ओस्मोल पर लीटर होता है। ध्यान रखना, अगर ये पूछे कि कैसा होता है, तो ये हाइपोटोनिक होता है। कैसा होता है दोस्तों, ये हाइपोटोनिक होता है। हमारे ब्लड से क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.010 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.010 इसकी क्या होती है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट आ जाओ, इसका जो कलर है, तो अगर नॉर्मल की हम बात करें दोस्तों, तो नॉर्मल की बात अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ये कलरलेस होता है। जब प्रेगनेंसी अर्ली होती है तब ये क्या होता है दोस्तों, कलरलेस होता है। लेकिन टर्म के दौरान ये क्या हो जाता है दोस्तों, टर्म के दौरान ये पेल येलो कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, पेल येलो, या फिर पेल स्ट्रो लिखो, पेल स्ट्रो कलर हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ व्हाइट स्पेक्स दिखाई देते हैं। व्हाइट स्पेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली में इसका जो स्ट्रो जो कलर आ रहा है, या ये टर्बिड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, वो किस लिए दिखाई देता है, पेल स्ट्रो कलर। जो इसका स्ट्रो कलर आने का जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है आपका जो लेन्यूगो हेयर हैं उनके कारण, और कुछ सेल्स रहती हैं बच्चे की जो बाहर निकल जाती है, तो एक्सफोलिएटेड स्किन सेल, जो डेड सेल होती है ना, एक्सफोलिएटेड स्किन सेल ऑफ बेबी, जो फिटस है उसकी जो एक्सफोलिएटेड स्किन सेल्स जो होती हैं दोस्तों, उनके कारण इसका कलर कैसा आता है, स्ट्रो कलर आता है। और व्हाइट स्पेक्स किसके कारण दिखाई देते हैं, टर्बिड किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों, तो ये वर्निक्स कैसियोसा जो होता है ना, वर्निक्स जो चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसके कारण ये कैसा दिखाई देता है दोस्तों, इसके अंदर व्हाइट स्पेक्स, या ये कैसे दिखाई देता है, ये टर्बिड दिखाई देता है। अब क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि मैकोनियम स्टेट या ग्रीन कलर एमनियोटिक जो फ्लूइड है दोस्तों, वो किस चीज को शो करता है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी फीटल डिस्ट्रेस। किस चीज को शो करेगा दोस्तों, फीटल डिस्ट्रेस को क्या करेगा दोस्तों, ये शो करेगा। मैकोनियम स्टेट या ग्रीन कलर आता किसके कारण है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बिलीवर्डिन। किसके कारण आता है, बिलीवर्डिन के कारण ये कलर आता है। और ये किस चीज को शो करेगा कि बच्चा किस में है, फीटल डिस्ट्रेस में है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों कि गोल्डन जो कलर है वो किस चीज को शो करता है, तो ये गोल्डन कलर आता किसके कारण है, तो ये बिलीरुबिन के कारण आता है। और दोस्तों गोल्डन कलर शो करता है RH इनकम्पेटिबिलिटी को, RH इनकम्पेटिबिलिटी को क्या करता है, शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो क्या आता है, ग्रीनिश येलो। तो ग्रीनिश येलो किस चीज को शो करता है,
ये पोस्ट मैच्योरिटी को शो करता है, सॉरी ये किसको शो करता है दोस्तों, पोस्ट मैच्योरिटी को शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट कलर आता है दोस्तों डार्क ब्राउन या टोबैको जूस, किसको शो करता है, तो ये आईयूडी को शो करता है, इंट्रा यूट्राइन जो डेथ है उसको शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों वो डार्क कलर, डार्क कलर जो है दोस्तों हेमरेज को शो करता है। तो कंसील्ड जो हेमरेज है, जैसे एब्रेप्टिव प्लासेंटा में होता है वैसा हेमरेज, उसमें डार्क कलर या डार्क रेड कलर क्या दिखाई देता है दोस्तों, उसमें दिखाई देता है। अब हम हमारे ऑप्शन के ऊपर आते हैं। ऑप्शन जो होता है दोस्तों उसमें क्या है कि इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रो कलर होता है, क्लियर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, व्हाइट स्पेक्स होते हैं। क्या होते हैं, व्हाइट स्पेक्स होते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो होते हैं ये कलर इसके अंदर नहीं पाए जाते, तो ये बताने की आपको जरूरत है नहीं। तो आप लिख लो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर टर्म के दौरान स्ट्रो कलर्ड क्लियर एंड विद लिटिल वाइट स्पेक होता है, लिटिल वाइट स्पेक से होता। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें दोस्तों। अगली क्लास में फिर से आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच।